मैथ्यू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पहले से ही अगले लक्ष्य के लिए स्कैन कर रहा था। वह आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो गया और भाग गया, एक गली में गायब हो गया और नरसंहार से दूर हो गया। मैथ्यू ने सड़क पर और कदम रखा, उसके कर्मचारी तैयार थे, एक बार फिर आग लग रही थी। पूरी भीड़ के सामने सीधे भालू को मारने के बाद कई जोड़ी आंखें उसकी ओर बढ़ी, जो हत्या के इरादे और मौलिक रोष से भरी हुई थी। जैसे कि एक सामूहिक विचार साझा करते हुए लगभग 6 भालुओं ने जो कर रहे थे उसे छोड़ दिया, अपने शिकार को छोड़ दिया, भागने वाले नागरिकों को नजरअंदाज कर दिया और अपना पूरा ध्यान मैथ्यू की ओर लगा दिया। मैथ्यू ने उन्हें एक ठंडी मुस्कुराहट दिखाई। ऐसा लगता है कि आप अपने साथी को थोड़ा ज्यादा याद करते हैं। मैं आप सभी को फिर से क्यों नहीं मिलाता? नरक में? भालू, मानो उसकी बातों को समझ रहे हों, और भी उग्र हो गए। वे एक के रूप में चार्ज करते थे, उनकी गर्जना हवा को हिला रही थी, उनके विशाल शरीर भयानक गति से दूरी को बंद कर रहे थे। मैथ्यू अब आसपास के क्षेत्र में एकमात्र जागृत व्यक्ति था, जिससे वह उनका प्राथमिक लक्ष्य बन गया। अन्य जागृति करने वाले पीछे हट गए थे या कहीं और लगे हुए थे। नागरिक अपनी जान बचाने के लिए दौड़े, यह देखने के लिए पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि मैथ्यू जीवित रहेगा या नहीं। रेस्तरां के अंदर जिन लोगों ने उनके पहले के प्रदर्शन को देखा था, वे टूटी हुई खिड़की के माध्यम से बढ़ती चिंता के साथ देख रहे थे। अरे, क्या आपको लगता है कि वह बच जाएगा? अगर वह नहीं करता है, हम अगले होंगे। महिला ने पूछा, उसके चेहरे पर चिंता और चिंता का भाव अंकित हो गया। उसके बगल वाले आदमी ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक भौहें गहरी थी। मुझे नहीं पता। वह मजबूत है, स्पष्ट रूप से कुशल है, लेकिन उस दरार से बाहर निकलने वाले राक्षसों की एक पूरी भीड़ के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि वह टिकेगा। उन्होंने अभी भी सक्रिय पोर्टल की ओर इशारा किया। खासकर जब से वह दूसरा अभयारण्य जागृत नहीं होता है, सिर्फ पहला अभयारण्य। वह देखने से अधिकतम 18 वर्ष का है। उसकी अभिव्यक्ति उदास हो गई। अगर वह मर जाता है तो यह अफसोस की बात है। वह वास्तव में प्रतिभाशाली लगता है और अपने जीवन में किसी बिंदु पर दूसरे या तीसरे अभयारण्य तक पहुंचने वाला पावर हाउस हो सकता है। महिला ने अपने हाथों को एक साथ पकड़ लिया, सड़क पर सामने आने वाले दृश्य से दूर देखने में असमर्थ थी। वे बच भी नहीं सके क्योंकि लड़ाई सीधे प्रवेश द्वार के बाहर हो रही थी। बाहर मैथ्यू अपनी जमीन पर खड़ा था क्योंकि 6 भालू उस पर बोर कर रहे थे। उनका स्टाफ उनकी पकड़ में आ गया, एक आरामदायक रुख में बस गया। आग अपने सिरे पर इकट्ठा होती रही, बड़ी, अधिक अस्थिर होती गई। उसके दूसरे हाथ ने पृथ्वी के जादू को प्रसारित किया, सड़क के नीचे के पत्थर को महसूस करते हुए, एक पल की सूचना पर इसे फिर से आकार देने के लिए तैयार था। 13 से 14 के स्तर पर 6 फोर्सेस्ड भालू। पहले अभयारण्य में अधिकांश जागृति के खिलाफ यह भारी होगा। लेकिन मैथ्यू सबसे अधिक जागृत नहीं थे। उसने स्तर 15 आर्कटिक भेड़ियों से लड़ाई लड़ी थी। एक स्तर 20 विंटर बीस्ट से बच गया, यहां तक कि एक बड़े पैमाने पर नुकसान में भी, और एक जमे हुए हेलस्केप में दर्जनों राक्षसों को मार डाला जहां मृत्यु का मतलब स्थायी विलोपन था। ये भालू मजबूत, खतरनाक और निश्चित रूप से नागरिकों और औसत जागृति के लिए घातक थे। उसके लिए वे केवल अनुभव बिंदु थे जो एकत्र होने की प्रतीक्षा कर रहे थे और जीवन अपने कौशल को विकसित करने के लिए दावा किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पहला भालू उसके पास पहुंचा, पंजे फैले हुए, जबड़े चौड़े हुए, उसे फाड़ने के लिए तैयार। मैथ्यू चला गया, उसका स्टाफ कम हो गया क्योंकि उसने लगातार पृथ्वी के जादू को प्रसारित किया। पत्थर जमीन से तेज स्पाइक्स में फूट पड़ा, जिससे भालू के सामने के पैर फंस गए और तुरंत उसका चार्ज रुक गया। हुकना! मैथ्यू द्वारा किए गए नुकसान से उसके शरीर में दर्द फूट पड़ा, लेकिन मैथ्यू समाप्त नहीं हुआ था। उसने तुरंत आग के साथ अपने हमले का पालन किया, एक शक्तिशाली विस्फोट भेजा जो भालू के धड़ पर लगा, उसके रोने को स्थायी रूप से शांत कर दिया। आपने एक स्तर 13 वन भालू को मार डाला है। तुमने 40 जीवन प्राप्त किए हैं। दूसरे और तीसरे भालू अलग अलग कोणों से आए, अपने साथी को समाप्त करते ही उसे फ्लैंक करने की कोशिश कर रहे थे। मैथ्यू घूमता है, उसकी उच्च चपलता आंदोलन को तरल बना देती है।
उसके बाएं हाथ में पानी इकट्ठा हो गया क्योंकि उसने एक अवरोध बनाया। तरल ने एक रक्षात्मक दीवार का गठन किया जिसने एक भालू के पंजे को पकड़ लिया, जिससे बल हानिरहित रूप से एक तरफ हो गया। उनके कर्मचारियों ने हड्डी को तोड़ने के लिए पर्याप्त बल के साथ थूथन के पार दूसरे भालू को मारा। मैथ्यू के लिए पॉइंट ब्लैंक रेंज पर आग के विस्फोट के साथ पालन करने के लिए इसे काफी देर तक चौंका दिया। सुप्रशिक्षित, आपने एक स्तर 13 वन भालू को मार डाला है। तुमने 40 जीवन प्राप्त किए हैं। शेष 4 भालू झिझक रहे थे। उनकी आदिम बुद्धि ने अपने क्रोध के बावजूद खतरे को पहचाना। मैथ्यू ने उन्हें फिर से इकट्ठा होने का समय नहीं दिया। उसने अपने डंडे को जमीन पर पटक दिया। फुटपाथ के माध्यम से पृथ्वी का जादू बढ़ गया और नीचे से कई निर्माण फूट पड़े। पत्थर के खंभे जो उंगलियों को पकड़ने की तरह अंदर की ओर बढ़ते और मुड़े होते हैं, भालू की गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं और उन्हें जगह पर पिन करते हैं। मैथ्यू ने फिर अपने कर्मचारियों को उठाया। आग उसकी नोक पर इकट्ठा हो गई, उन्हें खत्म करने की तैयारी कर रही थी, इससे पहले कि एक कंठस्थ शोर ने उसे बाधित कर दिया। दहाड़! एक शक्तिशाली जानवर क्रोध से चिल्लाया। इसकी दहाड़ ने पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। गड़गड़ाहट की तरह सड़क के माध्यम से हवा में फट गई, जिसने इसे सुना हर किसी को चौंका दिया। आवाज दूसरों से अलग थी। यह गहरा, अधिक मौलिक था, एक खतरा था जिसने मैथ्यू की प्रवृत्ति को खतरे में डाल दिया। आवाज उसके सीने में गूंज उठी, जिससे उसके दिल की धड़कन एक संक्षिप्त क्षण के लिए रुक गई। मैथ्यू की आंखें स्रोत की ओर बढ़ गईं। दूसरों के आकार से 2 गुना आकार का एक भालू दरार से उभरा था क्योंकि मैथ्यू कमजोर भालुओं का वध कर रहा था। यह बड़े पैमाने पर था, आसानी से कंधे पर 4 मीटर लंबा। इसका शरीर गहरे भूरे रंग के फर के नीचे घनी मांसपेशियों से सजाया गया था। उसने उठाया हर कदम जमीन को हिला दिया। अपने रास्ते में एक कार अपने पंजे के नीचे टिन के डिब्बे की तरह कुचल गई। धातु उखड़ गई और कांच फट गया क्योंकि वाहन स्क्रैप में बदल गया था। प्राणी की आंखें अपने छोटे रिश्तेदारों से कहीं अधिक द्वेष से जल रही थीं और आसपास के हर भालू ने जो कुछ भी कर रहे थे उसे रोक दिया। कुछ ऐसा करने के लिए उसकी ओर मुड़ गया जो श्रद्धा की तरह परेशान करने वाला लग रहा था। रेस्तरां के अंदर महिला और वह आदमी जो मैथ्यू की लड़ाई देख रहे थे, दोनों ने अपने मूत्राशय पर नियंत्रण खो दिया। आतंक ने हर दूसरी सनसनी को अभिभूत कर दिया। न तो अपने पैरों में फैलने वाली गर्मी पर ध्यान दिया। इस प्राणी की उपस्थिति इतनी जबरदस्त थी कि सचेत विचार कठिन हो गया। हम मरने जा रहे हैं, हम मर चुके हैं, हम सब मर चुके हैं, महिला फुसफुसाई, उसकी आवाज खोखली थी। मैथ्यू ने एक विचार के साथ प्राणी की स्थिति को खींचा। वन ग्रिजली भालू, स्तर 20। विवरण: एक विकसित नमूना जो उस सीमा को पार कर गया है जो सामान्य वन भालू द्वारा अड़चन में है। इसकी शारीरिक क्षमताएं अपने साथियों से कहीं अधिक हैं, सघन मांसपेशी ऊतक और एक प्रबलित कंकाल संरचना के साथ। एक प्राकृतिक अल्फा के रूप में कम भालुओं द्वारा मान्यता प्राप्त और सम्मानित, यह अपनी तरह से सहज आज्ञाकारिता का आदेश देता है। यह देखते ही मैथ्यू का जबड़ा भींच गया। उसके सामने वाला जानवर शक्तिशाली था, वास्तव में शक्तिशाली था। यह विंटर बीस्ट के समान स्तर पर था। मुझे आश्चर्य है कि आप मुझे कितने जीवन देंगे। शायद 3 आंकड़े? आइए आशा करते हैं। कौशल विकसित करना आखिरकार महंगा है। मैथ्यू अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। इस बीच अवेकन्स एसोसिएशन मुख्यालय के अंदर अराजकता का राज था। आप मुझे कैसे बता रहे हैं कि वहां अभी तक कोई जागृति नहीं है? यह लानत शहर के बीच में एक दरार है। एक आवासीय जिला। इसाबेल की आवाज ऑपरेशन रूम के माध्यम से बेतहाशा कट गई। रिसेप्शनिस्ट उसकी मेज के सामने खड़ी थी, पीला चेहरा और कांप रही थी। मैनेजर, क्षेत्र के पास कोई नहीं है। निकटतम प्रतिक्रिया दल के 10 मिनट में पहुंचने का अनुमान है। तब तक हताहतों की संख्या हजारों नहीं तो सैकड़ों तक पहुंच जाएगी। इसाबेल ने अपना हाथ डेस्क पर पटक दिया, जिससे लकड़ी टूट गई। नियंत्रण के उसके प्रयास के बावजूद उसकी ताकत लीक हो गई। उसने एक सांस ली, खुद को क्रोध के बजाय सोचने के लिए मजबूर किया। 10 मिनट अनंत काल के बराबर थे जब नागरिक हर सेकंड मर रहे थे। सिस्टम विफल हो गया था, गलत जिलों में तैनात जागरण कर रहे थे, प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल बहुत धीमा, बहुत दूर था।
यह भी उसकी गलती का हिस्सा था। उसने शहर के बाहर राक्षसों को साफ करने के लिए मिशन पर अधिकांश उपलब्ध जागृति को भेजा था, लेकिन कुछ को आपात स्थिति के लिए रखने में विफल रही। उसके पिता ने इसे बेहतर तरीके से संभाला होगा, लेकिन वह सब पीछे छोड़ गई थी, उनकी उम्मीदों से बचने के लिए इस प्रशासनिक पद पर भाग गई थी। और अब लोग उसकी गलतियों की कीमत चुका रहे थे। मैं खुद वहां जा रहा हूं। वह दरवाजे की ओर बढ़ी, पहले से ही मानसिक रूप से अपनी स्थिति को ऊपर खींच रही थी। मुझे संपर्क में रखो। मेरी स्थिति का पालन करने के लिए प्रतिक्रिया टीमों का समन्वय करें। प्रबंधक, आप नहीं कर सकते, रेबेका ने शुरू किया। यह एक आदेश है, इसाबेल ने कदम नहीं तोड़ते हुए तड़क दिया। वह एक रन में इमारत के मुख्य प्रवेश द्वार से फट गई। उसका शरीर पहले से ही मन को चैनल कर रहा था, युद्ध की तैयारी कर रहा था। 10 मिनट बहुत लंबा था, लेकिन शायद वह उन 10 मिनटों को खरीद सकती है। वह उनमें से कम कुछ को बचाने की कोशिश कर सकती थी। उसका दिमाग मैथ्यू के लिए बिना बुलाए कौंध गया। असंभव कहानी के साथ अजीब जागृतिकर्ता, वह जो अपने अपार्टमेंट में साकार हुआ था, जिसने अपने दावा किए गए अनुभव के लिए संदिग्ध रूप से उच्च शक्ति के साथ आज पंजीकरण कराया था। उन्होंने उस जिले के पास रहने का उल्लेख किया था। सिल्वर पॉइंट रेजिडेंस, दरार के स्थान से 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर, उसके मानसिक मानचित्र के अनुसार। मैथ्यू ने फॉरेस्ट ग्रिजली बियर से आंखें बंद कर लीं। निस्संदेह, यह एक शक्तिशाली जानवर था। एक 80ईयर फर्स्ट सेंचुरी प्राणी, शीर्ष शिकारी जो बॉसस्तर की संस्थाओं के ठीक नीचे बैठे थे। यहां तक कि अनुभवी जागृति ने भी पूरी टीमों और सावधानीपूर्वक तैयारी के साथ ऐसे प्राणियों से संपर्क किया। पहले अभयारण्य में केवल सबसे मजबूत व्यक्ति ही बिना किसी चिंता के इतने शक्तिशाली जानवर का मुकाबला कर सकता था। ग्रिजली पहले चला गया, इतनी बड़ी चीज के लिए भ्रामक गति के साथ दूरी को बंद कर दिया। उसका पंजा हथौड़े की तरह नीचे आ गया, जिसका उद्देश्य मैथ्यू को फुटपाथ पर कुचलना था। मैथ्यू एक तरफ लुढ़क गया, प्रभाव उस सड़क पर गिर गया जहां वह खड़ा था। कंक्रीट बाहर की ओर फट गया, मलबे के टुकड़े उसके लबादे को फेंक रहे थे। मैथ्यू ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, बिंदुरिक्त सीमा पर एक संपीड़ित आग का गोला लॉन्च किया। ग्रिजली मुड़ गया, अपने चेहरे के बजाय अपने कंधे पर चोट लगाई। फर जल गया, मांस जल गया, लेकिन प्राणी भी नहीं झपका। इसने मैथ्यू को अपने दूसरे पंजे से पीछे कर दिया। झटका उसके जल्दबाजी में उठाए गए पृथ्वी के अवरोध को पकड़ रहा था। बैरियर टूट गया। बल ने मैथ्यू को पीछे की ओर खिसकाते हुए भेजा। उसके जूते खून से लथपथ फुटपाथ में निशान छोड़ रहे थे। यह स्मार्ट है, मैथ्यू ने महसूस किया। अगर यह उनसे बच सकता है तो यह सीधे हिट नहीं लेगा। प्राणी समझदारी से बचाव कर रहा था, अपने विशाल शरीर का उपयोग महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ढालने के लिए कर रहा था, जिससे मैथ्यू के हमलों से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। और जब मैथ्यू के हमले सफाई से उतरे, तो ग्रिजली घायल हो गया। जलन दिखाई दी, खून बह गया, लेकिन यह इसे धीमा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर जिन 4 भालुओं को उसने पहले फंसाया था, वे अपने पत्थर के प्रतिबंधों से मुक्त हो गए, हमले में उनके अल्फा में शामिल हो गए। मैथ्यू की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। वह अब रक्षात्मक रूप से नहीं लड़ सकता था। 20 के स्तर पर एक के साथ 5 विरोधियों के खिलाफ नहीं। उसका स्टाफ उसके हाथों में घूमता था, टिप से आग लग उठी, इससे पहले कि वह एक सतत धारा के रूप में फट जाए जो चार्जिंग भालू में बह गई। आग की लपटें उन पर हावी हो गईं, जिससे चकमा देने या बचाव करने के उनके प्रयास भारी पड़ गए। सनसनाहट। मैथ्यू नहीं रुका, उसने तुरंत आग को थपथपाने के अपने प्रयासों का इस्तेमाल उनकी ओर 4 आग के गोले छोड़ने के लिए किया। यही नहीं, यही नहीं, यही नहीं, यही नहीं। लगातार 4 विस्फोटों में उनके निशान मिले। भालू लगभग तुरंत मर गए, इससे पहले कि वे आधी दूरी बंद कर सकें, जली हुई लाशों में बदल गए। आपने एक स्तर 14 वन भालू को मार डाला है। आपने 50 जीवन प्राप्त किए हैं। आप 16 के स्तर पर पहुंच गए हैं। आपने एक स्तर 14 वन भालू को मार डाला है। तुमने 55 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने एक स्तर 14 वन भालू को मार डाला है। तुमने 45 जीवन प्राप्त किए हैं।
आपने एक स्तर 13 वन भालू को मार डाला है। तुमने 40 जीवन प्राप्त किए हैं। मैथ्यू ने अपने स्तर में वृद्धि के रूप में शक्ति की सूक्ष्म वृद्धि महसूस की। ग्रिजली ने उसे इसकी सराहना करने का समय नहीं दिया। यह अपने गिरे हुए अधीनस्थों की लाशों के आसपास की लपटों के माध्यम से चार्ज हुआ, उस क्षण का उपयोग करते हुए जब मैथ्यू अंतराल को बंद करने के लिए सूचनाओं से विचलित हो गया था। मैथ्यू ने मुश्किल से अपने कर्मचारियों को समय पर उठाया। ग्रिजली के पंजे धातु के माध्यम से फाड़ने के लिए पर्याप्त बल के साथ प्रबलित लकड़ी पर प्रहार करते थे। मैथ्यू की ताकत ने पकड़ लिया, लेकिन उसे पीछे की ओर धकेल दिया गया, उसके पैर कंक्रीट के माध्यम से खांचे उकेरे गए। प्राणी ने लगातार हमला करते हुए अपना लाभ दबाया। प्रत्येक हड़ताल मैथ्यू की जल्दबाजी में निर्मित पृथ्वी की दीवारों को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, हालांकि अत्यधिक नहीं। वह अभी भी बचाव कर सकता था, फिर भी जगह बना सकता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी भी जीवित हैं। मैथ्यू ने अपने कर्मचारियों को घुमाया, एक पंजे की स्वाइप को विक्षेपित किया जो उसकी पसलियों के माध्यम से फट जाएगा। प्रभाव ने उसकी बाहों को झकझोर दिया, बल प्रबलित लकड़ी के माध्यम से उसकी हड्डियों में अनुवाद कर रहा था। उसकी ताकत बनी रही, लेकिन वह तनाव को महसूस कर सकता था। ग्रिजली ने हार नहीं मानी। इसने अपने दूसरे पंजे को एक विनाशकारी बैकहैंड में घुमाया जिसे मैथ्यू पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर सका। उसने एक मिट्टी की बाधा उठाई, पत्थर एक मोटी दीवार में जमीन से फूट पड़ा, लेकिन ग्रिजली की ताकत ने उसे चकनाचूर कर दिया। मैथ्यू को पीछे की ओर कबूतर करते हुए टुकड़ों ने फेंक दिया, जिससे दूरी बन गई। पत्थर का एक नुकीला टुकड़ा उसके गाल पर कटा हुआ था, जिससे खून निकल रहा था। उसने आग से जवाबी कार्रवाई की, एक केंद्रित धारा जो ग्रिजली के चेहरे पर बह गई। प्राणी दहाड़ने लगा, अपनी शेष आंख की रक्षा के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन आग की लपटों के माध्यम से आगे बढ़ना जारी रखा। इसकी मोटी खाल और घनी मांसपेशियों ने सजा को अवशोषित कर लिया जो 10 बार कम जानवरों को मार डालता। इसके टिकाऊ शरीर को देखकर मैथ्यू ने रणनीति बदल दी। उसके खाली हाथ में पानी इकट्ठा हुआ, हमले के रूप में नहीं, बल्कि एक बंधन के रूप में। उसने इसे आगे फेंक दिया, तरल उड़ान के बीच में एक विशाल क्षेत्र में फैल गया जिसने ग्रिजली के सिर को घेर लिया। प्राणी ने पीटा, सांस लेने में असमर्थ, अपने चेहरे के चारों ओर पानी की जेल में पंजे मार दिया। मैथ्यू ने तुरंत हवा के साथ पीछा किया। हवा का एक संपीड़ित ब्लेड पानी के गोले को किनारे से टकराया, तेजी से वाष्पीकरण और दबाव परिवर्तन के माध्यम से इसे फ्लैश फ्रीज कर दिया। ग्रिजली का सिर अब बर्फ के एक खोल में घिरा हुआ था। यह लंबे समय तक नहीं टिकेगा। प्राणी के शरीर की गर्मी पहले से ही भीतर से बर्फ को तोड़ रही थी, लेकिन इसने मैथ्यू को कीमती सेकंड दिए। उसने ग्रिजली के पैरों के नीचे जमीन में पृथ्वी के जादू को प्रसारित किया। फुटपाथ से पत्थर के हाथ निकले, प्राणी के पैरों को पकड़ लिया, उसे अपनी जगह पर पकड़ लिया। फिर मैथ्यू ने सब कुछ आग में डाल दिया। उनके कर्मचारी शक्ति से भड़क उठे क्योंकि उन्होंने अब तक के अपने सबसे केंद्रित हमले को प्रसारित किया। टिप पर बनने वाला आग का गोला उसके पिछले हमलों से अलग था। यह लगभग अस्थिरता के बिंदु तक संकुचित था। इसके मूल में नीले सफेद जल रहा था, जिसमें स्टील को पिघलाने के लिए पर्याप्त तापीय ऊर्जा थी। ग्रिजली ने अपने सिर के चारों ओर की बर्फ को एक हिंसक झटके से चकनाचूर कर दिया। इसने हमले को आते देखा, पत्थर के प्रतिबंधों से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वी के हाथ काफी देर तक पकड़े रहे। मैथ्यू ने आग का गोला छोड़ दिया। इसने ग्रिजली सेंटर मास को मारा, विस्फोटक बल के साथ विस्फोट किया जिसने 100 मीटर के भीतर हर इमारत को हिला दिया। शॉकवेव ने खिड़कियां उड़ा दीं, कार अलार्म बंद कर दिए और उन नागरिकों को खटखटाया जो बालकनियों से देख रहे थे, वापस अपने अपार्टमेंट में आ गए। गर्मी और बल की ज्वार की लहर में आग ने ग्रिजली को धो दिया। विस्फोट से प्राणी की दहाड़ डूब गई, अपने ही मांस के जलने की आवाज से भस्म हो गई। जब आग की लपटें अंततः तितर-बितर हो गईं, तो धुआं हवा में घना उठ रहा था। ग्रिजली अभी भी खड़ा था, लेकिन यह समाप्त हो गया था। उसका फर चला गया था, पूरी तरह से जल गया था। उसका मांस काला हो गया था, फटा हुआ था और रो रहा था। एक पैर झुक गया था, अब अपने वजन का समर्थन करने में सक्षम नहीं था। दोनों आंखें बर्बाद हो गईं, तेज गर्मी से उनके सॉकेट में पक गईं। प्राणी लहराया,
उसका विशाल शरीर सरासर जिद्दी इच्छाशक्ति के माध्यम से सीधा रहने के लिए लड़ रहा था। मैथ्यू ने इसे ठीक होने का मौका नहीं दिया। उसने एक और आग का गोला बनाया, इस बार छोटा। उसका मन खतरनाक रूप से कम हो गया और उसे ग्रिजली के खुले मुंह में भेज दिया क्योंकि जानवर ने आखिरी बार दहाड़ने की कोशिश की। विस्फोट अंदर से उड़ गया, जिससे यह तुरंत समाप्त हो गया। विशाल शरीर एक गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर गिर गया, जिससे उसके नीचे का फुटपाथ टूट गया। आपने एक स्तर 20 वन ग्रिजली भालू को मार डाला है। आपने 600 जीवन प्राप्त किए हैं। आप 17 के स्तर पर पहुंच गए हैं। मैथ्यू लाश के ऊपर खड़ा था, उसकी सांसें स्थिर थीं, उसका मन अभी भी पर्याप्त है। लड़ाई तीव्र थी लेकिन थका देने वाली नहीं थी। उनके महाकाव्य रैंक कौशल ने उनके मंत्रों को जितना होना चाहिए उससे कहीं अधिक कुशल बना दिया, और मौलिक अनुनाद के कर्मचारियों ने उनकी खपत को और कम कर दिया। ग्रिजली मर चुका था, और उसके पीछे की दरार के माध्यम से मैथ्यू को घूमते हुए पोर्टल से और अधिक भालू निकलते हुए देख सकते थे। वे बस डालते रहेंगे, मैथ्यू ने क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हुए सोचा। वह लड़ते रह सकता था। प्रत्येक भालू ने पैसे का प्रतिनिधित्व किया जब उसने अपनी सामग्री बेची, एक ऐसा अनुभव जिसने उसे अपने अगले स्तर की ओर धकेल दिया, और जीवन जो उसकी ग्रिम रीपर प्रतिभा के माध्यम से जमा हुआ। वह जितना अधिक समय तक लड़ता रहा, उतना ही उसे लाभ होता गया। लेकिन यहां खड़े होकर एक आवासीय सड़क पर रक्षा खेल रहे हैं, जबकि नागरिक देख रहे हैं? यह अक्षम था। एक पल के विचार के बाद मैथ्यू ने अपना निर्णय लिया। वह पोर्टल की ओर चलने लगा। जिन नागरिकों ने बड़े पैमाने पर ग्रिजली के खिलाफ उनकी जीत देखी थी, उन्हें युवा जागृति की शक्ति में विश्वास हो गया था। वर्तमान में सड़क पर कोई भालू नहीं होने के कारण वे अपने छिपने के स्थानों से भाग गए, दुकानों, अपार्टमेंटों और गलियों से बाहर निकल रहे थे। धन्यवाद, आपने हमारी जान बचाई। हमने सोचा कि हम मर चुके हैं। यह अविश्वसनीय था। उनके आभारी शब्द बहरे कानों पर गिर गए क्योंकि मैथ्यू बिना किसी कदम को तोड़े दरार के पास पहुंच गया। उसका स्टाफ तैयार था और पूरी तरह से घूमती हुई ऊर्जा में गायब हो गया। भीड़ चुप हो गई, उनके माध्यम से सदमे की लहर दौड़ गई। उन्होंने मान लिया था कि वह पोर्टल का निरीक्षण कर रहा था, जांच रहा था कि क्या यह स्थिर है, कर रहा है कुछ उचित। लेकिन वास्तव में इसमें प्रवेश करने के लिए अकेला? किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। रुको, रेस्तरां की युवती ने कहा, उसकी आवाज अविश्वास से खोखली थी। क्या वह सिर्फ एक दरार में प्रवेश कर गया था? अकेला? इसाबेल कुछ ही क्षण बाद पहुंची, उसकी तेज गति ने उसे रिकॉर्ड समय में शहर भर में ले जाया। उसने बिना किसी समारोह के एकत्रित भीड़ को धक्का दिया। हटो! आप दरार के पास क्या कर रहे हैं? यह खतरनाक है, उसकी आवाज में अधिकार था जिसने नागरिकों को तुरंत पीछे की ओर तितर-बितर कर दिया। वह पोर्टल की परिधि तक पहुंच गई, उसका शरीर तनावग्रस्त था और युद्ध के लिए तैयार था, खतरों के लिए स्कैन कर रहा था। लेकिन तत्काल क्षेत्र में कोई भालू नहीं थे। बस लाशें, उनमें से दर्जनों, खून से लथपथ सड़क पर बिखरी हुई थी। विशाल ग्रिजली का शरीर दृश्य पर हावी था, इसका जला हुआ अवशेष उस लड़ाई का प्रमाण है जो हुई थी। इसाबेल की निगाहें दरार पर ही टिकी थीं। अभी भी सक्रिय है, इसकी ऊर्जा घूम रही है, लेकिन कोई भी प्राणी उभर नहीं रहा था। अंदर कोई था। जागृत प्रतिक्रिया टीम उसके सामने आ गई होगी और स्रोत से दरार को साफ करने के लिए पहले ही प्रवेश कर चुकी होगी। उसने राहत की सांस ली, उसके कंधों से कुछ तनाव निकल रहा था। भगवान का शुक्र है। आखिरकार उन्हें आने में काफी समय लगा। दरार के साथ अब जागृति करने वालों के कब्जे में कोई और जानवर नहीं जा सकता था। इसाबेल की निगाहें फिर से नरसंहार को प्रभावित कर रही थीं, उसका दिमाग दृश्य को संसाधित कर रहा था। आश्चर्यजनक रूप से कुछ नागरिक मौतें हुईं, शायद 1 दर्जन, शरीर के अंगों को चारों ओर बिखरे हुए देखते हुए। यह और भी बदतर, बहुत बुरा होना चाहिए था। उसके दिमाग में एक आवासीय जिले में इस शक्तिशाली, पैदा होने वाले स्तर के 20 प्राणियों की दरार के कारण हताहतों की संख्या आसानी से सैकड़ों तक पहुंच जानी चाहिए थी। पोर्टल को फर्स्ट ऑर्डर बी रैंक पोर्टल के रूप में वर्गीकृत किया गया था,
जिस तरह की टूट-फूट के लिए पूर्ण प्रथम क्रम प्रतिक्रिया टीमों की आवश्यकता होती है। वह निकटतम व्यक्ति की ओर मुड़ी। एक अधेड़ उम्र का आदमी अभी भी एक ब्रीफकेस पकड़े हुए था। उसके कपड़े खून से लथपथ थे जो उसका अपना नहीं था। यहाँ क्या हुआ? वह आदमी पलक झपकाया, सदमे से बाहर आ रहा था। भालू उस दरार के प्रकट होने के तुरंत बाद बाहर आने लगे। उनकी दृष्टि में हर किसी पर हमला करना, यह अराजकता थी। जानवरों को किसने रखा? मैं कई लाशों को फर्श पर बिखरा हुआ देखता हूं। वह आदमी उलझन में लग रहा था। यह एक छोटा बच्चा था, शायद 18 या थोड़ा बड़ा। उसके पास एक छड़ी थी, आग और पृथ्वी के जादू का इस्तेमाल करता था। उसने सब कुछ मार डाला। वह भी। उसने ग्रिजली की लाश की ओर इशारा किया। इसाबेल का खून ठंडा हो गया। एक जागृति? क्या आप निश्चित हैं? हाँ। बस उसे। उन्होंने उन सभी से अकेले ही लड़ाई लड़ी। अविश्वसनीय था। इतना मजबूत होने के लिए दूसरा अभयारण्य जागृति होना चाहिए, है ना? इसाबेल ने सिर हिलाया। नरसंहार के इस स्तर के लिए एक दूसरा अभयारण्य जागृति समझ में आएगी, लेकिन वे दुर्लभ, मूल्यवान और व्यस्त हैं। शायद यह एक यात्रा करने वाला दूसरा अभयारण्य जागृत व्यक्ति था, जो समय पर मदद करने में कामयाब रहा। वह कैसा दिखता था? ओह, औसत ऊंचाई, काले बाल, लबादा पहने हुए। एक लकड़ी का डंडा था। युवा चेहरा। इससे पहले कि इसाबेल इसे संसाधित कर पाती, उसके पीछे आवाजें दिखाई दी। प्रबंधक, यह रिस्पांस टीम 7 है। हम स्थान पर पहुंच गए हैं। इसाबेल ने आने वाली टीम की ओर रुख किया। मानक लड़ाकू गियर में 5 जागृत हथियार खींचे गए। आपने इतनी जल्दी दरार साफ कर दी? इसाबेल ने पूछा, उसकी आवाज में भ्रम स्पष्ट था। समयरेखा का कोई मतलब नहीं था। टीम लीडर, अपने जबड़े पर एक निशान के साथ अपने 30वें दशक में एक आदमी, समान रूप से भ्रमित लग रहा था। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, प्रबंधक? हम अभी आए हैं। अभी तक प्रवेश नहीं किया है। इसाबेल की नजर वापस पोर्टल पर टिक गई। अभी भी जो भी अंदर गया था उसका कब्जा था। उसके चेहरे पर डरावनी लहर दौड़ गई क्योंकि समझ नीचे गिर गई। दरार में किसने प्रवेश किया? उसने मांग की, उस आदमी के पास वापस घूमते हुए जिससे वह पूछताछ कर रही थी। युवक, उसने पोर्टल की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया। जिसने सभी भालुओं को मार डाला। वह शायद 2 मिनट पहले ही अंदर चला गया। इसाबेल दरार को देखती रही, उसका संयम टूट रहा था। किसी ने बीरैंक फर्स्ट ऑर्डर दरार में प्रवेश किया था। अकेले। एक दरार पैदा करने के स्तर 20 जीव। बैकअप या समर्थन के बिना। इसाबेल ने पहले ही जागृति के दूसरे अभयारण्य से होने की संभावना को खारिज कर दिया था। युवा होने के कारण किसी को उस स्तर तक पहुंचने से बाहर नहीं किया जाता था। इतिहास में उन विलक्षण लोगों का हिस्सा था जो अपने बिस्वां दशा से पहले चढ़ गए थे। लेकिन कुछ ऐसा था जिसे कोई भी इंसान कभी भी दरकिनार नहीं कर पाया था। अभयारण्य प्रणाली द्वारा ही लागू एक मौलिक कानून। दूसरा अभयारण्य जागृत पहले अभयारण्य दरार या पहले अभयारण्य में प्रवेश नहीं कर सकता था। आयामी बाधाओं ने उन्हें खारिज कर दिया। उनके उन्नत शरीर और विकसित वर्ग निचले क्रम के स्थानों के साथ असंगत थे। यह एक पूर्ण प्रतिबंध था। 25 और उससे नीचे के स्तर पर जानवरों को पैदा करने वाली दरारों को पहले अभयारण्य दरारों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, और केवल पहले अभयारण्य जागृत करने वाले ही उन्हें साफ कर सकते थे। जिसका मतलब था कि जो कोई भी अभी अभी उस पोर्टल में आया था, वह पहले अभयारण्य का एक युवा जागृति था, जो अपने स्तर के लिए कारण से परे शक्तिशाली था और स्पष्ट रूप से अकेले बीरैंक दरार में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त पागल था। इसाबेल के हाथ मुट्ठियों में बंध गए। मुझे मुख्यालय के लिए एक सीधी लाइन प्राप्त करें, अब। किसी को पता चले कि वह जागृति कौन थी। दरार के अंदर, मैथ्यू ने खुद को एक घने जंगल के बीच में खड़ा पाया। बड़े पैमाने पर पेड़ ऊपर की ओर फैले हुए थे, उनके चड्डी पंजे के निशान से सटे हुए थे जो जंगल में गहराई तक चले गए थे। वे भालुओं की पीढ़ियों द्वारा छोड़े गए क्षेत्रीय चिन्ह थे। छाल को जगह जगह छीन लिया गया था, जिससे नीचे पीली लकड़ी दिखाई दे रही थी जहां प्राणियों ने अपने पंजे तेज किए थे।
जमीन को विशिष्ट रास्तों के साथ चिकना पहना जाता था। एक ही मार्ग पर बार बार यात्रा करने वाले अनगिनत पंजे द्वारा बनाई गई गंदगी के निशान पैक किए गए थे। ये रास्ते जंगल के माध्यम से नसों की तरह बाहर निकलते हैं, जो आवास के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ते हैं। पेड़ों के बीच की सफाई में हड्डियां बिखरी हुई थीं। विभिन्न आकृतियों और आकारों के विभिन्न जीव जो भालुओं के शिकार हो गए थे। कुछ ताजा थे, अभी भी मांस के टुकड़े ले जा रहे थे। अन्य बूढ़े थे, समय और मौसम से प्रक्षालित सफेद थे। पहाड़ियों में और उजागर जड़ प्रणालियों के नीचे बड़े मिट्टी के मांद खोदे गए थे। उनके प्रवेश द्वार भालू के थोक को समायोजित करने के लिए पर्याप्त चौड़े थे। क्षेत्र से होकर गुजरने वाली एक धारा थी, इसके किनारे भारी यातायात से कीचड़ में बदल गए थे। पानी के किनारे बिखरी हुई मछली की हड्डियों और तराजू ने इसे प्राथमिक खाद्य स्रोत के रूप में चिह्नित किया। और मैथ्यू के आसपास उनके क्षेत्र में उनकी अचानक उपस्थिति से आकर्षित हुए लगभग 15 भालू थे। वे 13 से 15 के स्तर तक थे। उनकी आंखें अचूक दुर्भावनापूर्ण इरादे से घुसपैठिए पर बंद थीं। चेतावनी में उनकी छाती से गुर्राने लगीं। ठीक है, चलो देखते हैं कि आपके पास क्या है। मैथ्यू ने अपनी छड़ी उठाई क्योंकि 15 भालू फैल गए, उसे घेर लिया। कर्मचारियों की नोक पर आग लग गई। निकटतम भालू ने चार्ज किया। यह एक निशान के साथ एक 14 स्तर था जिसमें एक जख्मी थूथन और रोष से जल रही आंखें थीं। मैथ्यू ने अपना जादू जारी किया, जिससे चार्ज करने वाले जानवर की ओर नरसंहार हुआ। यही नहीं, आग के गोले ने उसे बीच में पकड़ लिया। आग की लपटें उसके सिर और छाती पर बह गईं। प्राणी की दहाड़ कट गई क्योंकि वह ढह गया। जले हुए फर से धुआं उठ रहा था। आपने एक स्तर 14 वन भालू को मार डाला है। तुमने 35 जीवन प्राप्त किए हैं। 2 और भालू अलग अलग कोणों से उछले। मैथ्यू घूमता है, उसका स्टाफ कम हो रहा है। एक भालू के पंजे के नीचे पृथ्वी फट गई। पत्थर के स्पाइक्स उसके पैरों को सूली पर लगा रहे थे। गुर्राना। पहले के अस्थायी रूप से फंसने के साथ दूसरा एक घातक झटका देने के लिए अपने पंजों के साथ करीब आ गया। मैथ्यू के कर्मचारी अपने जबड़े के खिलाफ मजबूती से खड़े थे। प्रबलित लकड़ी के माध्यम से प्रभाव गूंज रहा था। उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर एक आग के गोले के साथ पीछा किया। बूम! आपने एक स्तर 15 वन भालू को मार डाला है। आपने 50 जीवन प्राप्त किए हैं। फंसा हुआ अभी भी संघर्ष कर रहा था। मैथ्यू ने इसे एक और आग के गोले के साथ समाप्त किया। आपने एक स्तर 13 वन भालू को मार डाला है। तुमने 35 जीवन प्राप्त किए हैं। उसका चक्कर लगाने वाले 15 में से केवल 12 ही जीवित बचे थे। जल्द ही यह संख्या 0 तक पहुंच जाएगी। वे एक ही बार में आ गए। उसे उन्हें खत्म करने का मौका नहीं दिया। उन्होंने उसे एक खतरे के रूप में परखा था। अब यह आक्रामकता का समय था। मैथ्यू ने एक व्यापक चाप में आग लगा दी। आग की लपटें कई लक्ष्यों को काट रही थीं। विस्फोट में 3 भालू फंस गए। उनके फर तुरंत प्रज्वलित हो गए। वे लुढ़क गए, खुद को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैथ्यू की आग नेपलम की तरह चिपक गई। आपने एक स्तर 14 वन भालू को मार डाला है। आपने 40 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने एक स्तर 13 वन भालू को मार डाला है। तुमने 35 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने एक स्तर 15 वन भालू को मार डाला है। तुमने 55 जीवन प्राप्त किए हैं। एक हमले में 3 भालुओं को मारकर केवल 9 ही बचे थे। हालांकि यह बहुत अच्छी खबर थी। जंगल में आग तेजी से फैल रही थी। चाहे वह सूखी पत्तियां हों, मृत लकड़ी हों या सभी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री हों, उन्होंने आग पकड़ ली। अपनी छीली हुई छाल वाले पेड़ों ने इसे जल्दी से पकड़ लिया। आग की लपटें चंदवा की ओर बढ़ रही थीं। धुआं हवा में भरने लगा। धुएं का एक घना बादल जो मैथ्यू का भी दम घुटने लगा। मल। धुएं की वजह से मैथ्यू ठीक से देख नहीं पा रहा था। भालू धुएं के माध्यम से आगे बढ़ने वाली छाया थे। दूरी को बंद करने के लिए अराजकता का उपयोग कर रहे थे। पंजे उसके लबादे पर रेक गए। मंत्रमुग्ध कपड़े ने अधिकांश प्रभाव को अवशोषित कर लिया था, लेकिन मैथ्यू ने दबाव महसूस किया और महसूस किया कि वह हमला उसे घायल करने के कितने करीब था। उसने जवाबी कार्रवाई की, भालू के हमले की दिशा में हमला किया।
दुर्भाग्य से यह एक चूक थी। भालू पहले ही जा चुका था, अपने चालक दल के साथ चक्कर लगा रहा था। यह महसूस करते हुए कि वह एक नुकसान में था, मैथ्यू ने तुरंत तत्वों को बदल दिया। वह मैदान को और अधिक अनुकूल बनाने के लिए एक बार फिर से समतल करना चाहते थे। उसके हाथों में पानी इकट्ठा हो गया और उसने उसे एक लहर में बाहर की ओर भेज दिया, निकटतम आग को बुझाते हुए धुएं को देखने के लिए पर्याप्त साफ किया। धुआं साफ होने के बाद 7 भालू रह गए। उन्होंने अपने साथी की गलतियों से सीखा था, एक और उद्घाटन की प्रतीक्षा में एक करीबी सीमा पर रहना। इससे पहले कि मैथ्यू हमला शुरू कर पाता, एक भारी उपस्थिति आ गई। मैथ्यू की आंखें उस दिशा की ओर मुड़ गईं जिस दिशा में उसने दुर्भावनापूर्ण हत्या के इरादे को महसूस किया जो व्यावहारिक रूप से रिस रहा था। पतले धुएं के माध्यम से आगे एक आकृति उभरकर सामने आई। यह एक बड़ा भालू था, लगभग ग्रिजली जितना बड़ा। वन भालू अल्फा। स्तर 19। दहाड़। शेष भालुओं ने दहाड़ का जवाब दिया, उसकी उपस्थिति से उत्साहित हुए। उन्होंने एक के रूप में आरोप लगाया। डॉट। इसाबेल पोर्टल के सामने खड़ी थी, उसके हाथ सहज रूप से भींच गए थे क्योंकि वह अंधेरे पोर्टल को देख रही थी। कई प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवा जागृति के प्रवेश को 5 मिनट बीत चुके थे। यह 5 मिनट का कष्टदायी मौन था। प्रतिक्रिया दल तैयार खड़ा था, अपने हथियारों के साथ, जो कुछ भी आया उसे रोकने के लिए तैनात था। प्रतिक्रिया टीम ने पहले ही दरार से जीवित बाहर आने वाले जागृति के विचार को हटा दिया था। बी-रैंक दरार कुछ ऐसा नहीं था जिसे कोई भी शक्तिशाली जागृत व्यक्ति बस साफ कर सकता था, जबकि उन्होंने सुना था कि उसने बाहर आने वाले जानवरों को कैसे मार डाला था। वे लगभग उतने खतरनाक नहीं थे जितने खतरों की दरार के अंदर छिपे हुए थे। इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि जानवर किसी भी समय बाहर आना शुरू कर देंगे। बी-रैंक दरारें एकल जागृति के लिए मौत के जाल थे। यहां तक कि उच्चस्तरीय प्रथम अभयारण्य जागृत करने वाली शक्तिशाली टीमों ने भी उनके साथ सावधानी के साथ व्यवहार किया। वह युवक जो भी था, उसने बाहर जो भी शक्ति प्रदर्शित की थी, अकेले अंदर जाना आत्महत्या थी। मैथ्यू ने आग का उपयोग पूरी तरह से छोड़ दिया। वर्तमान परिवेश में आग का उपयोग करना एक अच्छा विचार नहीं था। यह भालुओं की तुलना में खुद के लिए अधिक उपद्रव था। यह अविश्वसनीय रूप से अप्रत्याशित था और अनावश्यक संपार्श्विक क्षति का कारण बना। इसलिए उन्होंने अपने सबसे मजबूत तत्व को चुनने का फैसला किया, लेकिन जिसने उनके मन को सबसे ज्यादा सुखा दिया। बिजली चमकना। उनके कर्मचारियों में बिजली गिरने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वह इसका उपयोग करने में असमर्थ थे। नीले सफेद चाप उसकी उंगलियों के बीच नाचने लगे। अल्फा को शक्ति से खतरा महसूस हुआ, लेकिन पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। उसके हाथों से बिजली बाहर की ओर फट गई, गीली धरती के माध्यम से निकल रही थी जहां उसका पानी मिट्टी में भिगो गया था। भालू ऐंठन गए क्योंकि उनके माध्यम से करंट बढ़ गया। सभी साथ एक साथ, उनके शरीर बंद हो गए, उनके फर से धुआं उठ रहा था। 4 भालू गिरने से पहले ही मर गए। आपने एक स्तर 14 वन भालू को मार डाला है। आपने 40 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने एक स्तर 15 वन भालू को मार डाला है। आपने 50 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने एक स्तर 13 वन भालू को मार डाला है। आपने 40 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने एक स्तर 14 वन भालू को मार डाला है। आपने 45 जीवन प्राप्त किए हैं। अल्फा ने मैथ्यू के गले पर निशाना साधते हुए मैथ्यू पर झपट पड़ा। मैथ्यू ने इसे सीधे मिला। उसके कर्मचारियों ने बड़े दांतों के बीच अपना खुला मुंह पकड़ लिया। प्राणी ने कर्मचारियों को तोड़ने की कोशिश करते हुए थोड़ा सा नीचे गिरा। मैथ्यू ने तब कर्मचारियों को अपने मुंह में छोड़ दिया। एक हमले के तहत झुकने से पहले भालू ने अपने पंजों का उपयोग करके वितरित करने की कोशिश की और अपने शरीर के साथ सीधा संपर्क किया। चैप चैप। उसके हाथों से बिजली निकली, सीधे अल्फा के शरीर पर। अल्फा का शरीर कठोर हो गया क्योंकि हजारों वोल्ट इसके माध्यम से बह रहे थे। इसकी आंखें तुरंत वापस लुढ़क गईं क्योंकि मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से ऐंठ गईं। कुछ ही देर में उसके मुंह से धुआं निकल पड़ा। मैथ्यू ने अपने कर्मचारियों को मुक्त कर दिया और अल्फा के शरीर से वापस चला गया क्योंकि शेष 2 भालू उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे।
आपने एक स्तर 19 वन भालू अल्फा को मार डाला है। आपने 300 जीवन प्राप्त किए हैं। 2 भालू बचे थे। दोनों स्तब्ध और घायल हो गए। मैथ्यू ने उन्हें पानी के भाले के साथ समाप्त कर दिया, दबाव वाले हमले जो खोपड़ी और मस्तिष्क के माध्यम से छेद करते थे। वे कोई खतरा नहीं थे, वह उन पर बिजली का उपयोग करके अपने मन को बर्बाद नहीं करना चाहता था। आपने एक स्तर 14 वन भालू को मार डाला है। तुमने 55 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने एक स्तर 15 वन भालू को मार डाला है। तुमने 65 जीवन प्राप्त किए हैं। आप 18 के स्तर पर पहुंच गए हैं। जंगल में सन्नाटा छा गया, केवल मरती हुई आग की कर्कश आवाज और मैथ्यू की स्थिर सांसों से टूट गया। उसने उस नरसंहार का सर्वेक्षण किया जो उसने अपने मद्देनजर छोड़ दिया था। अगर उसने दरार को नहीं रोका होता तो शव इंसानों के होते। उसका मन भंडार अब कम था, बिजली ने उसे जितना चाहे उससे अधिक सुखा दिया था, लेकिन फिर भी टिकाऊ था। उसके लबादे द्वारा अवशोषित प्रभावों से उसके शरीर में थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन वह जीवित था, बहुत जीवित। मैथ्यू उस ओर मुड़ा जहां उसने दरार के बाहर निकलने का एहसास किया, आयामी आंसू जो उसे पृथ्वी पर लौटा देगा। घर जाने का समय हो गया है। पोर्टल भड़क उठा। इसाबेल का पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया क्योंकि उसने पोर्टल की ऊर्जा चमक को महसूस किया, जिसका मतलब था कि कुछ आ रहा था। हथियार तैयार। प्रतिक्रिया दल ने अपनी बाहें उठाईं और स्थिति में आ गए। जो भी जानवर उभरा उसकी तैयारी करना। एक आकृति ने एक काला लबादा पहने हुए कदम रखा, उसके हाथ उसकी जेब में थे। जागृति करने वाले जम गए, उनके हथियार अभी भी उठाए गए थे, जो वे देख रहे थे उसे संसाधित करने में असमर्थ थे। मैथ्यू ने अचानक दिन के उजाले में पलकें झपकाईं, उसकी आंखें वापस समायोजित हो गईं। उन्होंने सशस्त्र टीम, रक्षात्मक स्थिति और एसोसिएशन की वर्दी में महिला को पूर्ण सदमे की अभिव्यक्ति के साथ घूरते हुए लिया। पहचान ने दोनों को एक साथ मारा। आप, इसाबेल ने सांस ली, उसकी आवाज अविश्वास से खोखली हो गई। मैथ्यू ने शांति से उसकी निगाहों से मुलाकात की। प्रबंधक इसाबेल, मुझे आपसे इतनी जल्दी मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसके पीछे दरार की ऊर्जा अस्थिर होने लगी। पोर्टल टिमटिमा गया, सिकुड़ गया, आयामी कनेक्शन अब टूट गया था कि स्रोत समाप्त हो गया था। कुछ ही सेकंड में यह पूरी तरह से ढह गया, जिससे खाली हवा के अलावा कुछ नहीं बचा जहां आंसू थे। दरार को एक व्यक्ति ने 10 मिनट से भी कम समय में पूरी तरह से साफ कर दिया था। इसाबेल ने अपना मुंह खोला, फिर उसे बंद कर दिया, फिर उसे फिर से खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। मैथ्यू बस उसके पास से चला गया, उस सड़क की ओर बढ़ रहा था जहां नागरिक अभी भी इकट्ठे थे, स्तब्ध चुप्पी में देख रहे थे। मैं घर जा रहा हूं, यह एक लंबा दिन हो गया है, उन्होंने अपने कंधे पर कहा। इसाबेल जमी हुई खड़ी थी, उसका दिमाग जो उसने देखा था उसे स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। युवा जागृति जिसने उस सुबह पंजीकरण कराया था। उन्होंने बिरंग फर्स्ट ऑर्डर रिफ्ट को अकेले ही साफ कर दिया था, जैसे कि यह एक प्रशिक्षण अभ्यास था। तुम क्या बकवास हो, उसने उसके पीछे हटने के लिए फुसफुसाया। मैथ्यू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पहले से ही रात के खाने के बारे में सोच रहा था, एक शॉवर, और क्या उसके नए अपार्टमेंट का बिस्तर उतना ही आरामदायक था जितना कि यह दिखता था। दरार को संभाल लिया गया था। उसका स्तर बढ़ गया था, उसने बहुत सारी जान बचाई थी, और उसने बहुत सारी जिंदगियां बटोरी थीं। उनका मिशन पूरा हो गया। बाकी सब कुछ किसी और की समस्या थी। जागृत प्रतिक्रिया टीम के नेता ने इसाबेल पर वापस नजर डालने से पहले मैथ्यू के पीछे हटने वाले आंकड़े को देखा। मैनेजर, क्या आप उससे सवाल नहीं करने जा रहे हैं? यह मानक प्रोटोकॉल है कि कम से कम अंदर क्या हुआ था, इसके बारे में एक बयान प्राप्त करें। इसाबेल एक लंबे समय तक चुप रही, उसकी आंखें अभी भी मैथ्यू की पीठ पर टिकी हुई थीं क्योंकि वह नागरिकों की तितर-बितर भीड़ में गायब हो गया था, जो उसके लिए एक पत्थर के चारों ओर पानी की तरह अलग हो गए थे। अंत में उसने अपना सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन वह मानक नहीं है। साथ ही वह थके हुए भी लग रहे थे। मैं उन्हें बाद में आधिकारिक पूछताछ के लिए बुलाने से पहले फिलहाल आराम करने दूंगा। टीम लीडर ने सिर हिलाया,
स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुए, भले ही वह पूरी तरह से इस पर विश्वास न करता हो। उसकी नज़र में मैथ्यू उस दरार से बाहर निकल गया था जो नियमित शिकार से उभरे अधिकांश जागृति की तुलना में स्थिर था। जबकि मैथ्यू ने दरार को संभाला था, हताहतों की संख्या को ट्रिपल अंकों के बजाय एकल अंकों तक कम कर दिया था, फिर भी नुकसान हुआ था। सुनो, पोस्ट ड्रिफ्ट प्रोटोकॉल प्रभावी है। परिधि को सुरक्षित करें और सुनिश्चित करें कि कोई स्ट्रैगलर न रहे। मैं 2 ब्लॉकों के भीतर हर इमारत का स्वीप चाहता हूं। स्पष्ट आदेशों का जवाब देते हुए जागृति करने वाले तुरंत चले गए। मेडिकल टीमें पहले से ही रास्ते में हैं, इसाबेल ने जारी रखा, अपने कॉम डिवाइस की जांच की। जब वे पहुंचें तो ट्राइएज का समन्वय करें। प्राथमिकता घायलों को जाती है, फिर गवाहों के लिए मनोवैज्ञानिक समर्थन। उसने रेबेका की ओर रुख किया, जो एसोसिएशन कर्मियों की दूसरी लहर के साथ आई थी। मुख्यालय से संपर्क करें। पीड़ित पहचान प्रोटोकॉल आरंभ करें। निवासी डेटाबेस के साथ क्रॉस रेफरेंस हताहतों और अधिसूचना प्रक्रिया शुरू करें। मैं चाहता हूं कि अगले कुछ घंटों के भीतर परिवारों को सूचित किया जाए। रेबेका का चेहरा पीला लेकिन दृढ़ था। समझ गया, प्रबंधक। इसके अलावा मुआवजे की प्रक्रिया भी स्थापित करें। इस दरार टूटने से प्रभावित कोई भी नागरिक, चाहे वह संपत्ति की क्षति, चोट या आघात हो, वे मानक प्रतिपूर्ति फॉर्म को पूरा करते हैं। एसोसिएशन उन्हें नीतिगत दिशा निर्देशों के अनुसार मुआवजा देगा। सुनिश्चित करें कि लोग जानते हैं कि हम यहां मदद करने के लिए हैं, न कि केवल सफाई करने के लिए। इसाबेल ने कहा, उसका स्वर थोड़ा नरम हो गया। यह मृतकों को वापस नहीं लाएगा। राक्षसों द्वारा पड़ोसियों को फाड़ते हुए देखने के आघात को मिटा नहीं देगा। लेकिन यह कुछ था। एक इशारा जिसने कहा कि उनकी पीड़ा मायने रखती है, कि सिस्टम ने उन्हें पूरी तरह से विफल नहीं किया है। भले ही ऐसा हो। यहां तक कि अगर एक युवा जागृति ने पूरे आधिकारिक प्रतिक्रिया संरचना से अधिक किया था। इसाबेल के हाथ थोड़ी देर के लिए भींच गए, इससे पहले कि वह उन्हें आराम करने के लिए मजबूर करती। दस्तावेजीकरण, साक्ष्य संग्रह और मीडिया नियंत्रण के शेष आदेश देने के बाद इसाबेल ने घटनास्थल पर अपनी पीठ घुमा दी और अपने वाहन की ओर बढ़ गई। उसे अभी भी कुछ मामलों से निपटना था और दरार टूटने के बारे में रिपोर्ट करना था जिसने उसके मैदान के नीचे एक ब्लॉक को मारा था। अगले दिन मैथ्यू को रिफ्ट की घटना के दौरान जो कुछ हुआ था उसके बारे में अपना बयान देने के लिए अवेकन्स एसोसिएशन में बुलाया गया। वह इसाबेल के सामने उसके कार्यालय में बैठा था, वही कमरा जहां उन्होंने एक दिन पहले उसके पंजीकरण की प्रक्रिया की थी। उसने उससे सामान्य प्रश्न पूछे। जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसे किस स्तर के राक्षसों का सामना करना पड़ा, उसने दरार को कैसे साफ किया और क्या उसे चोटें आईं। मैथ्यू ने बताया कि क्या हुआ था, लेकिन ध्यान से उन विवरणों को छोड़ दिया गया जिनकी जांच या सत्यापन नहीं किया जा सकता था। दरार के अंदर जो कुछ हुआ उसका विवरण रणनीतिक रूप से अस्पष्ट था। बहुत सारे भालू, समन्वित हमले, मानक युद्ध प्रक्रियाएं। निवास स्थान के बारे में कुछ भी नहीं, अल्फा का ग्रिजली से संबंध या उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सटीक रणनीति के बारे में कुछ भी नहीं। उसका झूठ इतना विश्वसनीय था कि इसाबेल ने आगे नहीं बढ़ाया, या शायद अधिक सटीक रूप से वह जानती थी कि वह नहीं कर सकती। दरार के अंदर क्या हुआ, यह अंततः केवल उन लोगों को पता था जो इसमें प्रवेश करते थे। बिना किसी विरोधाभासी सबूतों के उसे उसके बयान को स्वीकार करना पड़ा। उसे रिहा करने से पहले इसाबेल अपनी कुर्सी पर वापस झुक गई। उसे एक अभिव्यक्ति के साथ अध्ययन कर रही थी जो व्यक्तिगत जिज्ञासा के साथ पेशेवर मूल्यांकन को मिश्रित करती थी। कल आपके प्रदर्शन को देखते हुए मैं आपके जागृति वर्गीकरण को ए रैंक में अपग्रेड कर रहा हूं, जो तुरंत प्रभावी है। मैथ्यू की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। यह उम्मीद से ज्यादा तेज था। अभयारण्य प्रणाली में जागृति को पावर टियर रैंकिंग सौंपी गई थी जो उनके स्तर से अलग संचालित होती थी। स्तरीय सूची ने कई कारकों का मूल्यांकन किया, जागृति का स्तर, उनकी वर्ग दुर्लभता, प्रदर्शित युद्ध शक्ति और उपलब्धियां। इसने जागृत समुदाय के भीतर संसाधनों, मिशन असाइनमेंट और सामाजिक स्थिति तक प्राथमिकता पहुंच निर्धारित की। अकेले बी रैंक दरार को साफ करने के बाद मैथ्यू आसानी से ए रैंक वर्गीकरण के हकदार थे। सहयोग करने के लिए धन्यवाद, इसाबेल ने कहा,
कुछ कीस्ट्रोक्स के साथ कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देते हुए आप रिसेप्शन पर जा सकते हैं। रेबेका आपका अद्यतन बैज प्रदान करेगी। मैथ्यू ने सिर हिलाया, जाने के लिए खड़ा हुआ। फिर वह रुका। भत्ते के बारे में क्या? इसाबेल ने आह भरी, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। आप रेबेका के साथ भी इस पर चर्चा कर सकते हैं। अपने प्रश्न के उत्तर के साथ मैथ्यू कार्यालय छोड़ दिया। रिसेप्शन डेस्क पर रेबेका ने मैथ्यू के पास आते ही ऊपर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी सावधानी के बावजूद उसकी मुस्कान मजबूती से थी। कल की घटना की खबर एसोसिएशन के माध्यम से तेजी से फैल गई थी। मिस्टर डाकू, उसने अभिवादन किया, उसकी फाइल खींचते हुए। मेरे पास आपका अद्यतन बैज तैयार है। उसने एक सुरक्षित दराज से एक कार्ड प्राप्त किया। यह उसके पिछले बैज की तुलना में काफी उच्च गुणवत्ता वाला था। एसोसिएशन के प्रतीक को बारीक विवरण के साथ उकेरा गया था और कोने में एक बोल्ड ए प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था। आपका मासिक भत्ता $60,000 में समायोजित किया गया है, रेबेका ने काउंटर पर बैज को खिसकाते हुए समझाया। चूंकि आपको अपने पिछले वर्गीकरण के तहत इस महीने के लिए पहले ही 10,000 मिल चुके हैं, इसलिए आपको अंतर के रूप में 50,000 प्राप्त होंगे। यह अगले कुछ घंटों के भीतर आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा। मैथ्यू ने बैज लिया, इसे जेब में डालने से पहले इसे संक्षेप में जांचा। 60,000 प्रति माह एक पर्याप्त वृद्धि थी, जो उसे प्राप्त हो रहा था उसका 6 गुना। अपनी सामग्री की बिक्री के साथ वह निकट भविष्य के लिए आर्थिक रूप से स्थिर से अधिक होगा। समझ गया। धन्यवाद। रेबेका ने सिर हिलाया। क्या आपको कुछ और चाहिए? नहीं, बस इतना ही। एसोसिएशन में सब कुछ तय होने के साथ मैथ्यू ने इमारत से बाहर निकलकर अपने अगले गंतव्य की ओर रुख किया। ट्रेडिंग सेंटर। उसकी स्थानिक अंगूठी में दर्जनों भालू की लाशें थीं, कल की दरार से लूट साफ थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एसोसिएशन ने आज सुबह लेवल 20 ग्रिजली के शरीर को उसे वापस कर दिया था, इसे रात भर ठीक से संरक्षित किया था। यह उसकी हत्या थी। युद्ध की उसकी लूट। यहां तक कि अवेकन्स एसोसिएशन भी कानूनी रूप से इसका दावा नहीं कर सकता था, हालांकि वे कराधान के माध्यम से अपनी कटौती चाहते थे। पृथ्वी पर बेची जाने वाली दरार सामग्री पर कर बाजार मूल्य का 5% था, जिसकी गणना बिक्री के बाद की गई थी और आधिकारिक चैनलों के माध्यम से रिपोर्ट की गई थी। मैथ्यू को यह साबित करने के लिए दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता थी कि उसने इसका भुगतान किया था। सौभाग्य से ट्रेडिंग सेंटर ने उस सभी नौकरशाही परेशानी को स्वचालित रूप से संभाला। उनके सिस्टम ने आवश्यक कर दस्तावेज तैयार किए और उन्हें सीधे एसोसिएशन को जमा किया। यह वीआईपी सदस्य होने के लाभों में से एक था। अकेले सुविधा इसके लायक थी। मैथ्यू ने परिचित इमारत में प्रवेश किया, सुरक्षा पर अपना सुनहरा कार्ड दिखाया और एक स्टाफ सदस्य द्वारा प्रीमियम ट्रेडिंग फ्लोर तक ले जाया गया। कल के उसी परिचारक ने लिफ्ट में उनका स्वागत किया, उनकी पेशेवर मुस्कान वास्तविक पहचान के साथ चौड़ी हो रही थी। मिस्टर डाकू, वापसी पर स्वागत है। कृपया मेरे पीछे आओ। वह मैथ्यू को एक गलियारे से नीचे ले गया, लेकिन अपने पिछले लेन देन से मामूली निजी कमरे के बजाय उन्होंने एक काफी बड़ी जगह में प्रवेश किया। कमरे में एक उचित सम्मेलन तालिका, विस्तारित मूल्यांकन उपकरण और थोक सामग्री के लिए एक समर्पित भंडारण मूल्यांकन स्टेशन की तरह दिखने वाली थी। अंतर तुरंत ध्यान देने योग्य था। नया कमरा? मैथ्यू ने पूछा। परिचारक की मुस्कान कुछ भेड़चाल की लेकिन गर्व की तरह हो गई। वास्तव में आपका धन्यवाद। हमने कल जो लेन देन पूरा किया, एस रैंक कोर और सामग्री प्रबंधन के लिए मुझे एक उच्च व्यापार विशेषज्ञ के रूप में पदोन्नत करने के लिए पर्याप्त थी। यह मेरा नया कार्यालय है। उसने उन्नत स्थान के चारों ओर इशारा किया। मैं अब विशेष रूप से उच्च मूल्य वाले ग्राहकों को संभालता हूं। इसलिए जब मैंने देखा कि आपने एक और नियुक्ति का अनुरोध किया है, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से इसका दावा करना सुनिश्चित किया। मैथ्यू ने सिर हिलाया। एक ही लेन देन में $1.5 मिलियन की बिक्री निश्चित रूप से प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करेगी। मैं दक्षता की सराहना करता हूं, मैथ्यू ने कहा। बेशक। अब, आज मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं?
अधिक पहले अभयारण्य सामग्री? वास्तव में काफी कुछ। परिचारक ने अपने चेहरे पर उत्साहित भाव के साथ मूल्यांकन स्टेशन की ओर इशारा किया। कृपया, जब भी आप तैयार हों। मैथ्यू अपनी स्थानिक अंगूठी में पहुंच गया और लाशों को वापस लेना शुरू कर दिया। स्तर 20 सबसे पहले ग्रिजली अमल में आया। इसका विशाल जला हुआ शरीर उपलब्ध फर्श स्थान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ले रहा है। फिर स्तर 19 अल्फा, ग्रिजली से छोटा होने के बावजूद अभी भी प्रभावशाली आकार का है। अंत में 13 से 15 स्तर तक की 20 अतिरिक्त भालू लाशें। परिचारक की आंखें दिखाई देने वाले प्रत्येक शरीर के साथ उत्तरोत्तर चौड़ी होती गईं। जब तक मैथ्यू समाप्त हुआ, तब तक वह आदमी निर्विवाद सदमे के साथ संग्रह को घूर रहा था। परिचारक ने औपचारिक रूप से अपना हाथ बढ़ाने से पहले खुद को संभालने के लिए एक पल लिया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उन्होंने अपनी पहली मुलाकात के जल्दबाजी में उत्साह के दौरान वास्तव में कभी भी नामों का आदान प्रदान नहीं किया था। मुझे विश्वास नहीं है कि हमने पिछली बार अपना परिचय ठीक से दिया था। मैं लुकास हूं। मैथ्यू, उसने जवाब दिया, प्रस्तावित हाथ मिलाते हुए। ठीक है, मिस्टर मैथ्यू, आइए देखें कि हमारे पास यहाँ क्या है, लुकास ने कहा, एक केंद्रित अभिव्यक्ति के साथ अपने मूल्यांकन उपकरण को बाहर निकालते हुए। मूल्यांकन में लगभग 5 मिनट लगे। लुकास ने कुशलता से काम किया, प्रत्येक लाश को स्कैन किया, कोर की जांच की और ट्रेडिंग सेंटर के डेटाबेस के साथ अपने निष्कर्षों को क्रॉस रेफरेंस किया। अंत में उन्होंने अपने परिणामों को संकलित किया और सम्मान और गणना के मिश्रण के साथ मैथ्यू की ओर रुख किया। ठीक है। स्थिति, स्तर और मुख्य गुणवत्ता के आधार पर हम यहां देख रहे हैं। उन्होंने ब्रेकडाउन दिखाते हुए एक होलोग्राफिक डिस्प्ले खींचा। स्तर 20 गंभीर है। शरीर को आग से होने वाले व्यापक नुकसान को देखते हुए, लेकिन एक बरकरार कोर के साथ, यह अभी भी बी रैंक कोर के साथ बी रैंक जानवर के रूप में योग्य है। अकेले कोर की कीमत $70,000 है। इस भालू का शरीर, विशेष रूप से, कोर से समान या थोड़ा अधिक मूल्य का है। थोड़ा क्षतिग्रस्त होने पर भी, यह कवच क्राफ्टिंग और कीमिया सामग्री के लिए महत्वपूर्ण मूल्य रखता है। पेल्ट के टुकड़े, पंजे, दांत और अस्थि मज्जा जैसी चीजें। ग्रिजली के लिए कुल $1,20,000। मैथ्यू ने सिर हिलाया। स्तर 19 अल्फा, लुकास ने जारी रखा, अपने प्रदर्शन से परामर्श करते हुए। यह कम क्षतिग्रस्त, बेहतर संरक्षण, उच्च गुणवत्ता वाला पेल्ट है। सी रैंक बीस्ट, सी रैंक कोर। कुल मूल्य के लिए हम $60,000 देख रहे हैं। और अन्य? मैथ्यू ने पूछा। 20 स्तर 13 से 15 भालू मानक वन भालू, आकार और मुख्य गुणवत्ता के आधार पर कुछ डी रैंक के साथ ज्यादातर ई रैंक वर्गीकरण। व्यक्तिगत रूप से वे 3 से 6,000 तक होते हैं। सामूहिक रूप से वे लगभग $80,000 के लायक हैं। लुकास ने अंतिम गणना की। फीस से पहले कुल मूल्य $260,000। एसोसिएशन का 5% कर काटे जाने के बाद यह $247,000 होगा, जिसे हम स्वचालित रूप से संभाल लेंगे। तो आपकी शुद्ध आय $2,47,000 होगी। यह काम करता है, मैथ्यू ने कहा। लुकास ने तुरंत लेनदेन को संसाधित करना शुरू कर दिया, उसकी उंगलियां टर्मिनल पर उड़ रही थीं। मुझे कहना होगा, बी रैंक दरार को अकेले साफ करना और इस तरह की दौड़ के साथ बाहर निकलना। यह है। मैं कुछ वर्षों से यह काम कर रहा हूं और मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा है। बस मेरा काम कर रहा हूं, मैथ्यू ने तटस्थ रूप से उत्तर दिया। लुकास ने एक नरम मुस्कान बिखेरी और मैथ्यू के शब्दों पर कोई टिप्पणी नहीं की। लेनदेन एक नरम झंकार के साथ पूरा हुआ। लुकास ने अपनी स्क्रीन पर स्थानांतरण की पुष्टि की। उन्होंने कहा, भुगतान शुरू कर दिया गया है। 1 घंटे के भीतर आपके खाते में आ जाना चाहिए। आज कारोबार के अंत तक एसोसिएशन के साथ कर दस्तावेज स्वचालित रूप से दाखिल किए जाएंगे। सराहना की। लुकास ने अपने चेहरे पर सम्मान की अभिव्यक्ति के साथ पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या आप इसे एक नियमित चीज बनाने की योजना बना रहे हैं? एकल दरार साफ हो गई? मैथ्यू ने प्रश्न पर विचार किया। दरार पर निर्भर करता है। कल का दिन सुविधाजनक था। सही जगह, सही समय। ठीक है, अगर आप करते हैं,
लुकास ने कहा, अपनी सीधी संपर्क जानकारी के साथ एक व्यवसाय कार्ड निकालते हुए, यदि आप मेरे साथ काम करना जारी रखेंगे तो मैं इसकी सराहना करूंगा। मैं प्राथमिकता प्रसंस्करण और उपलब्ध सर्वोत्तम दरों की गारंटी दे सकता हूं। आप मुझे पहले से भी फोन कर सकते हैं। मैथ्यू ने कार्ड लिया, उसे जेब में डाल दिया। ट्रेडिंग सेंटर में एक समर्पित संपर्क होना उपयोगी हो सकता है। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। दोनों लेन देन लंबित होने के साथ मैथ्यू ने एक त्वरित गणना की कि एक बार उनके निपटान के बाद उनके पास कितना पैसा होगा। नकदी 1 मिलियन से कुछ हजार डॉलर ऊपर निकली, जो उसके लिए पर्याप्त थी। पैसा पहले अभयारण्य में उपयोगी होगा, क्योंकि वह आज रात बाद में लौटने की योजना बना रहा था। उसने पहले ही आराम ले लिया था जिसकी उसे आवश्यकता थी, नौकरशाही के मामलों से निपटा था और खुद के लिए कुछ अच्छे उपकरण खरीदे थे। डिंग! आपको $50,000 प्राप्त हुए हैं। डिंग! आपको 247,000 प्राप्त हुए हैं। कुछ घंटों बाद उनके फोन पर नोटिफिकेशन आए। नाम, मैथ्यू। जाति, मानव। कक्षा, वर्गहीन। स्तर, 18-17%। जीवन, 4391। ताकत, 27। चपलता, 29। संविधान, 32। मन, 39। सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक, 5। कौशल, मौलिक हमला, असामान्य, 5 तत्वात्मीयता, महाकाव्य, तप, महाकाव्य। प्रतिभा, ग्रिम रीपर। कक्षा कौशल, कक्षा स्लॉट, 0/1। अपनी स्थिति स्क्रीन पर घूरते हुए मैथ्यू अपने जीवन संचय से संतुष्ट था। उसने अपने शिकार से एक सम्मानजनक राशि एकत्र की थी। दुर्भाग्य से वह अपने किसी भी कौशल को बढ़ाने में असमर्थ था क्योंकि वे सभी अपने अधिकतम रैंक पर थे। फिर भी जीवन की बड़ी मात्रा भविष्य के उन्नयन के लिए और अंततः जीवित रहने के लिए सहायक होगी। यह जल्द ही विशेष रूप से मददगार होगा। मैथ्यू ने ठीक से कपड़े पहने, अपनी भंडारण अंगूठी में कुछ अतिरिक्त कपड़े संग्रहित किए और शहर में मौजूद पहले अभयारण्य पोर्टलों में से एक की ओर अपना रास्ता बना लिया। पोर्टल स्टेशन पर पहुंचकर मैथ्यू ने $100 के छोटे शुल्क का भुगतान किया। आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। वहां से बाहर जीवित रहें, भुगतान प्राप्त करने वाले गार्ड ने मैथ्यू के शरीर के घूमती ऊर्जा में गायब होने से पहले कहा। पोर्टल एक्सेस से जुड़ी फीस अंततः सत्तारूढ़ एसोसिएशन को वापस कर दी गई। यह कराधान के समान था, दरारों से क्षतिग्रस्त लोगों की मदद करना और शहर की सामान्य सुरक्षा का समर्थन करना। मैथ्यू उसी आगमन बिंदु पर दिखाई दिया जिसका उपयोग वह और सेलीन दोनों पृथ्वी पर लौटने के लिए करते थे। उनके जाने के बाद से उसने उससे बात नहीं की थी। जबकि उसने संपर्क में रहने का वादा किया था, कई चीजें हुई थीं और वह मूड में नहीं था। जब मैं नए बेस पर पहुंचूंगा तो मैं उसे पकड़ लूंगा, मुझे लगता है, मैथ्यू ने सोचा। वह चलना शुरू कर दिया, उसकी मंजिल उसके दिमाग में स्पष्ट थी। वह एक अधिक शक्तिशाली आधार तक पहुंचना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे खुद को एक बसने वाला खोजने की जरूरत थी। बसने वाले जागृत व्यक्ति थे जो 6 या अधिक महीनों के लिए एक बेस पर तैनात थे। वे शक्तिशाली थे, लेकिन केवल उस सीमित तालाब के भीतर ही रहते थे जिसमें वे रहते थे। अधिकांश में आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा का अभाव था, जो उनकी स्थिति प्रदान की गई सुरक्षा और स्थिति से संतुष्ट थे। उन्होंने परिचित क्षेत्रों में कमजोर जानवरों का शिकार किया, स्थिर गति से संसाधन जमा किए और महत्वपूर्ण जोखिम उठाए बिना धीरे धीरे सत्ता में बढ़े। उनके लिए आराम महिमा से अधिक था। मैथ्यू के लिए वे परिवहन थे। बसने वालों को बेस के अंदर कई चीजों के बारे में पता था। वे सबसे अच्छे परिवहन के बारे में जानते थे जो ठिकानों के बीच अच्छे मार्ग प्रदान करते थे, समझते थे कि कौन से रास्ते सुरक्षित थे और कौन से मौत के जाल थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अक्सर अधिक उन्नत स्थानों के लिए मार्ग के लिए भुगतान करने के इच्छुक जागृति के लिए गाइड के रूप में काम करते थे। मैथ्यू ने आधार के माध्यम से बाजार की ओर अपना रास्ता बनाया, जहां आमतौर पर ऐसी सेवाओं का विज्ञापन किया जाता था। बाजार में पहुंचकर कई बसने वाले थे जो नवागंतुकों को विभिन्न लाभ प्रदान कर रहे थे। बेशक इनमें से कुछ बसने वाले घोटालेबाज थे, उनका शोषण करने के लिए ताज़ा मांस में रस्सी लगाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अन्य वास्तव में मददगार थे।
स्वाभाविक रूप से मैथ्यू इनमें से किसी भी बसने वालों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे कोई उपयोगी नहीं मिला। वह बाजार में घूमने लगा, वहां के विभिन्न लोगों का आकलन करने लगा। मैथ्यू को उन लोगों द्वारा लुभाया नहीं गया था जिनके चारों ओर जागृति की बड़ी भीड़ थी। लोकप्रिय होने का मतलब यह नहीं था कि उन्होंने अच्छी सेवा प्रदान की। फिर भी उन्होंने उन्हें भी नहीं छोड़ा। वे अभी भी उपयोगी हो सकते हैं। एक हंगामे ने उसका ध्यान आकर्षित किया। लेफ्टिनेंट वापस आ गया है। उनके साथ बड़ी संख्या में दिग्गज भी हैं। मिशन सफल रहा होगा, जागृति करने वालों में से एक चिल्लाया, क्योंकि वह एक सभा की भीड़ की ओर दौड़ा। दिलचस्पी रखते हुए मैथ्यू ने शांत गति से पीछा किया। वयोवृद्ध जागृत व्यक्ति थे जो 1 वर्ष से अधिक समय से आधार पर थे। वे बेस में सबसे मजबूत थे और काफी स्थिति रखते थे। जहां तक लेफ्टिनेंटों का सवाल है, बहुत सारे नहीं थे, लेकिन वे अधिकार के साथ भरोसा करने वाले जागृत थे। वे बेस लॉर्ड के बाद दूसरे स्थान पर थे, जिन्होंने पूरी बस्ती पर शासन किया और स्थानीय शक्ति के शिखर का प्रतिनिधित्व किया। मैथ्यू ने भीड़ को तब तक धक्का दिया जब तक कि वह यह नहीं देख सका कि हंगामा किस बारे में था। जागृति करने वालों का एक समूह मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहा था। उनके उपकरण युद्ध में पहने हुए थे, लेकिन उनके असर में आत्मविश्वास था। उनके सिर पर एक आदमी चला गया जो अपने बिस्वां दशा के उत्तरार्ध में प्रबलित कवच पहने हुए था, जिस पर आधार के प्रतीक चिन्ह के साथ चिह्नित किया गया था। उनकी उपस्थिति ने बिना किसी दृश्य प्रयास के ध्यान आकर्षित किया। यह लेफ्टिनेंट था। उसके चारों ओर लगभग 1 दर्जन दिग्गज चल रहे थे, जिनमें से प्रत्येक के पास अनुभवी सेनानियों के निशान और उपकरण थे। वे एक साथ चले गए। वे ऐसे लोग थे जो अनगिनत बार एक साथ लड़े थे। अरे, क्या वे एल्क जानवर कबीले के एक दुर्लभ नमूने को वश में करने के लिए नहीं थे? मैंने सुना है कि वे पिछले कुछ हफ्तों से इसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं, भीड़ में से किसी ने बुदबुदाया। उसके बगल में एक और आदमी ने कंधे उचकाए। यह उनके साथ नहीं है। ऐसा लगता है कि वे मेरे साथ ऐसा करने में विफल रहे। मैथ्यू ने अपने घोड़े पर सवार लेफ्टिनेंट को देखा। घोड़ा परिवहन विधियों में से एक था जिसका उपयोग अमीर और शक्तिशाली लोग बेस में करते थे। यह अपने आकार के आधार पर 10 के स्तर के आसपास दिखाई दिया। युद्ध के लिए मजबूत नहीं था, लेकिन अपनी चपलता और सहनशक्ति के कारण परिवहन के लिए उत्कृष्ट था। लेफ्टिनेंट की निगाहें उदासीनता के साथ एकत्रित भीड़ पर घूम गईं। तभी उसकी नज़र मैथ्यू से मिली। मैथ्यू के चेहरे पर एक नरम मुस्कान बन गई। यह वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, मैथ्यू ने सोचा। अगर वह लेफ्टिनेंट तक पहुंच सकता है तो चीजें बहुत सरल होंगी। लेफ्टिनेंट को उन मार्गों, खतरों और अवसरों के बारे में पता था जो अधिकांश जागृति करने वालों के पास नहीं थे। उसे इस बारे में जानकारी होगी कि कौन से रास्ते अधिक उन्नत ठिकानों की ओर ले जाते हैं, कौन से क्षेत्र वर्तमान में स्थिर थे और कौन से जानवर की गतिविधि में वृद्धि का अनुभव कर रहे थे। लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं होगा। लेफ्टिनेंटों ने केवल खुद को यादृच्छिक नवागंतुकों के लिए उपलब्ध नहीं कराया। उनके पास जिम्मेदारियां थीं, प्रतिष्ठा को बनाए रखना था, और बहुत से लोग उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए होड़ कर रहे थे। मैथ्यू की नज़र लेफ्टिनेंट के घोड़े के बगल में चलने वाले दिग्गजों पर चली गई। उसने उनके चेहरे, उनके उपकरण, जिस तरह से वे खुद को ले जाते थे, उसे याद किया। प्रत्येक विवरण मायने रखता था। उन्हें उनमें से एक के माध्यम से लेफ्टिनेंट के पास जाना था। सही अनुभवी खोजें, सही प्रोत्साहन प्रदान करें और एक ऐसा परिचय बनाएं जिसे हाथ से खारिज नहीं किया जाएगा। जैसे ही जुलूस गुजरा, मैथ्यू पीछे हट गया। भीड़ को उसे फिर से निगलने दिया क्योंकि लेफ्टिनेंट और उसके समूह ने बेस में अपना रास्ता बना लिया। मैथ्यू की नज़र उस बड़ी इमारत पर पड़ी जिसमें दिग्गजों और लेफ्टिनेंट सभी ने उद्यम किया था। आधार के केंद्र के पास एक ठोस पत्थर की संरचना, आसपास की इमारतों की तुलना में अधिक किलेबंद, प्रवेश द्वार पर तैनात गार्डों के साथ। स्पष्ट रूप से एक प्रशासनिक या कमांड सुविधा जहां महत्वपूर्ण जागृति एकत्र होती है। ज्ञात स्थान और चेहरों को याद रखने के साथ मैथ्यू बेस से बाहर चला गया। जैसे ही वह मुख्य द्वार की ओर चला गया, कई जागृतिवादियों ने उसे अपने समूहों में भर्ती करने की कोशिश की, संख्या में साझेदारी और सुरक्षा के प्रस्तावों को बुलाया।
मैथ्यू ने बिना किसी प्रगति को तोड़े हर एक को अस्वीकार कर दिया। जैसे ही वह एक विशेष रूप से लगातार समूह से गुजरा, उनके नेता ने उसके बाद पुकारा, अकेले भेड़िए तेजी से मरते हैं। मैथ्यू ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने रास्ते पर चलता रहा। वह जानता था कि दिग्गज जल्द ही उस इमारत को छोड़ने वाले नहीं थे। डीब्रीफिंग रिपोर्ट, उपकरण रखरखाव और आराम कम से कम घंटों तक उन पर कब्जा कर लेगा। इस बीच उसने अधिक जानवरों का शिकार करने और संसाधनों का संचय जारी रखने का फैसला किया। आसपास के क्षेत्र अपने स्तर पर किसी के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित थे, जो उन प्राणियों से भरे हुए थे जो कोई वास्तविक खतरा नहीं थे लेकिन फिर भी इकट्ठा करने लायक सामग्री प्रदान करते थे। आपने स्तर 6 दोपहर वाले स्लॉथ को मार डाला है। आपने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने स्तर 8 पिग्मी सुअर को मार डाला है। आपने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। अपनी दृष्टि में चमकती सूचनाओं को पढ़ते हुए मैथ्यू अब पुरस्कारों से हैरान नहीं था। वह शुरू में इस बात को लेकर भ्रमित था कि वह प्रति हत्या केवल 5 जीवन क्यों प्राप्त कर रहा था, लेकिन कई निम्नस्तरीय जानवरों का शिकार करने के बाद उसे पैटर्न का एहसास हुआ। उससे काफी कमजोर जीवों ने न्यूनतम रिटर्न प्रदान किया। सिस्टम ने स्पष्ट रूप से प्रति हत्या 5 जीवन पर लाभ को सीमित कर दिया। यह कुछ भी नहीं से बेहतर था, लेकिन अपने स्तर के करीब या उससे ऊपर के प्राणियों से लड़ने वाले सैकड़ों जीवन के आसपास कहीं भी नहीं था। मैथ्यू ने क्षेत्र को साफ करना जारी रखा। उसके हमले कुशल और अथक थे। आक्रामक प्राणियों के लिए आग, धीमे प्राणियों के लिए पृथ्वी की कील, और जब वे पैक में दिखाई देते हैं तो कई लक्ष्यों को समूहित करने के लिए पानी। समय लगातार बीतता गया क्योंकि उनकी स्थानिक अंगूठी में निम्न स्तरीय लाशों का संग्रह बढ़ता गया। जब तक शाम अभयारण्य पर बसने लगी, तब तक मैथ्यू ने दर्जनों हत्याएं और सामग्री का एक सम्मानजनक भंडार जमा कर लिया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने पाया था कि 10 के स्तर से नीचे के जानवरों ने उसे केवल 5 जीवन दिए। उन्हें अभी तक 10 के स्तर से ऊपर के लोगों के बारे में पता नहीं चला था क्योंकि ऐसे जानवरों के साथ निकटतम क्षेत्र कुछ किलोमीटर दूर था, लेकिन वह जानता था कि वर्तमान प्रवृत्ति के आधार पर उन्हें कम किया जाएगा। उन्होंने फैसला किया कि यह बेस पर वापस जाने का समय है क्योंकि उनका मानना था कि पर्याप्त समय बीत चुका है कि दिग्गजों ने अपने प्रारंभिक कर्तव्यों को पूरा कर लिया होगा और संभवतः अधिक आराम से गतिविधियों में चले गए होंगे। मैथ्यू ने बेस की ओर अपना रास्ता बना लिया। गेट पर मौजूद गार्डों ने उसे बिना किसी समस्या के लहराया। उसका ए-रैंक बैज स्वचालित मंजूरी दे रहा था। मैथ्यू को यह पता लगाने की जरूरत थी कि कौन सा अनुभवी उसके दृष्टिकोण के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील होगा और वास्तव में वह क्या पेशकश कर सकता है जो उसे लेफ्टिनेंट से परिचित कराएगा। मैथ्यू मधुशाला जिले की ओर बढ़ गया, जहां दिग्गज आमतौर पर शराब पीने, कहानियों का व्यापार करने और आराम करने के मिशन के बाद इकट्ठा होते थे। मैथ्यू मधुशाला जिले में शाम के रूप में बेस पर बस गया। यह क्षेत्र गतिविधि के साथ जीवंत था। जागरण सफल शिकार का जश्न मना रहे थे या अपनी असफलताओं को शराब में डुबो रहे थे। वह प्रतिष्ठानों के बीच चला गया, अपने लक्ष्यों के लिए स्कैन कर रहा था। उसने उन्हें तीसरे सराय में पाया जिसकी उसने जांच की। लेफ्टिनेंट अपने दिग्गजों से घिरी एक बड़ी कोने की मेज पर बैठे थे। उनकी आवाजें कमरे के सामान्य शोर को ले जा रही थी। भोजन की प्लेटों ने अभयारण्य में पेय के लिए जो कुछ भी पारित किया था, उसके टैंकर्ड के साथ मेज को कवर किया। माहौल शांत था। उनके मिशन का तनाव अस्थायी रूप से भुला दिया गया था। लानत है उस जानवर, इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है, दिग्गजों में से एक ने निराशा के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन यह ठीक है, लेफ्टिनेंट। हम इसे अगली बार प्राप्त करेंगे। लेफ्टिनेंट ने सिर हिलाया, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति से पता चलता है कि उसने पहले भी इसी तरह के आश्वासन सुने थे। मैथ्यू उद्देश्यपूर्ण कदमों के साथ भीड़ के बीच से आगे बढ़े। उसका रास्ता उसे सीधे उनकी मेज पर ला रहा था। कई दिग्गजों ने उनके दृष्टिकोण पर ध्यान दिया। उनकी बातचीत लड़खड़ा गई क्योंकि उन्होंने उसे आकार दिया। मैं इसे पकड़ने में आपकी मदद कर सकता हूं, मैथ्यू ने कहा। उनके चारों ओर शोर के बावजूद उनकी आवाज स्पष्ट रूप से थी। उनके स्वर में अहंकार के बिना आत्मविश्वास, बिना शेखी बघारे निश्चितता थी। मेज खामोश हो गई। दिग्गजों में से एक चौड़े कंधे वाला आदमी जिसके बाएं गाल पर निशान चल रहा था, अचानक खड़ा हो गया।
उसकी कुर्सी फर्श के खिलाफ स्क्रैप कर रही थी क्योंकि उसने उसे पीछे धकेल दिया। आप एक नवागंतुक की तरह दिखते हैं और आपको लगता है कि आप मदद कर सकते हैं? क्या आप हम दिग्गजों का अनादर कर रहे हैं? हमारे प्रयासों का मजाक उड़ा रहे हैं? वयोवृद्ध की आवाज में अपराध की धार थी। इससे पहले कि मैथ्यू जवाब दे पाता, आदमी की मुट्ठी आंदोलन के धुंधलेपन में आगे बढ़ गई। अन्य संरक्षक हिंसा को भांपते हुए चुप हो गए। मुट्ठी खोलने से पहले कुछ दूर जाने लगे। अन्य लोग झुक गए, एक अहंकारी नवागंतुक को सबक सिखाते हुए देखने के लिए उत्सुक थे। कमरे में सभी को उम्मीद थी कि मैथ्यू फर्श पर बेशुमार गिर जाएगा। जैसे ही मुट्ठी उसके चेहरे के पास पहुंची, मैथ्यू का हाथ हिल गया। उसने मुट्ठी को मध्य हड़ताल पकड़ लिया, उसकी उंगलियां अनुभवी के पोर के चारों ओर बंद हो गईं। बम! प्रभाव ने एक ठोस आवाज की, मांस से मिलना, लेकिन मैथ्यू हिलता नहीं था या झिझक नहीं था। उसकी बाह ने बल को सहजता से अवशोषित कर लिया, उसकी अभिव्यक्ति शांत रही। फिर उसने धीरे धीरे, जानबूझकर, अनुभवी की मुट्ठी को तब तक नीचे किया जब तक कि वह उसकी तरफ न रुक जाए। वयोवृद्ध की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपना हाथ मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन मैथ्यू की पकड़ उसे छोड़ने से पहले एक पल के लिए दृढ़ रही। मेज के चारों ओर भौहें उठीं, खासकर लेफ्टिनेंट की। ताकत के प्रदर्शन ने मैथ्यू की क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ बताया। उस पंच को पकड़ना केवल गति या सजगता के बारे में नहीं था। इसके लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है, जो नवागंतुकों के पास नहीं थी। बस, लेफ्टिनेंट ने कहा, उसकी आवाज तनाव को काट रही थी। उन्होंने वयोवृद्ध को इशारा किया। बैठ जाओ, मार्कस। वयोवृद्ध झिझका, उसका अभिमान स्पष्ट रूप से घायल हो गया, लेकिन उसने आज्ञा का पालन किया। लेफ्टिनेंट का शब्द कानून था। लेफ्टिनेंट ने मैथ्यू का दिलचस्पी से अध्ययन किया, उसके मुंह के कोनों पर एक नरम मुस्कान खेल रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? मैथ्यू। मैथ्यू, आप हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते? लेफ्टिनेंट ने एक खाली कुर्सी की ओर इशारा किया जो एक दिग्गजों के रूप में खुल गई थी क्योंकि कमरा बनाने के लिए स्थानांतरित किया गया था। मैथ्यू ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बैठ गया। उसका लक्ष्य पूरा हुआ। लेफ्टिनेंट पीछे झुक गया, उसकी मुद्रा शिथिल थी लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। तो, मैथ्यू, आप कहते हैं कि आप हमें कुछ ऐसा पकड़ने में मदद कर सकते हैं जिसने 3 सप्ताह तक 1 दर्जन दिग्गजों को चकमा दिया है। यह काफी दावा है। आपको इतना आत्मविश्वास क्या देता है? अन्य दिग्गजों ने देखा, कुछ संदेहास्पद, अन्य इस नवागंतुक के बारे में उत्सुक थे, जिसने मार्कस के पंच को लापरवाही से अवरुद्ध कर दिया था। मैथ्यू ने जवाब देने से पहले लेफ्टिनेंट की निगाहों से मुलाकात की, मेरी ताकत। उत्तर सरल, सीधा था और इसमें कोई अलंकरण नहीं था। लेफ्टिनेंट की मुस्कान चौड़ी हो गई। इसके बारे में कैसे, मैथ्यू? आप एल्क को वश में करने के हमारे अभियान में कल हमारे साथ शामिल होंगे। यदि आप अच्छा करते हैं, तो मैं आपको आपके प्रयासों के लिए बहुत पुरस्कृत करूंगा। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उसका स्वर गिर गया, ठंडा हो गया। मधुशाला में सुकून का माहौल तुरंत बदल गया। यदि आप असफल होते हैं, आपको इस मेज पर आने पर पछतावा होगा। धमकी जबरदस्त थी और मधुशाला में किसी ने भी इस पर सवाल नहीं उठाया। लेफ्टिनेंट के पास अपने वादे को पूरा करने के लिए पर्याप्त शक्ति और अधिकार था। कई दिग्गज अपनी सीटों पर सीधे हो गए, उनके भाव सख्त हो गए क्योंकि वे यह देखने के लिए देख रहे थे कि मैथ्यू कैसे प्रतिक्रिया देगा। मैथ्यू नहीं झिझका। इसके बजाय, उसकी टकटकी लेफ्टिनेंट के साथ बंद हो गई, फिर वह धीरे से मुस्कुराया। पूर्व पहले होगा। लेफ्टिनेंट ने लंबे समय तक उसका अध्ययन किया, फिर हंसा, तनाव उतनी ही जल्दी टूट गया जितना जल्दी बन गया था। खोदो। कल हमारे सामने एक लंबा दिन है। आपको ईंधन भरने की जरूरत है। उसने मेज पर रखे भोजन की ओर इशारा किया, मैथ्यू को अपना भोजन साझा करने के लिए आमंत्रित किया। मधुशाला में बसने वाले और नए लोग जो दृश्य देख रहे थे, वे सदमे में देख रहे थे। 100 वर्षों में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विवाद इस तरह समाप्त हो जाएगा। स्वस्थ तरीका। कुछ ने मैथ्यू को ईर्ष्या की दृष्टि से देखा।
लेफ्टिनेंट ने शायद ही कभी किसी को व्यक्तिगत निमंत्रण दिया, एक पूर्ण अजनबी की तो बात ही छोड़ दें। उस मेज पर बैठना, अपना खाना खाना, एक विशेषाधिकार था जिसे जागृत करने वालों ने कमाने की कोशिश में महीनों बिताए। दूसरों ने उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा। यद्यपि उसने मार्कस के पंच को पकड़कर शारीरिक शक्ति दिखाई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक एल्क को पकड़ने में सक्षम था जिसने हफ्तों तक अनुभवी दिग्गजों से बच गया था। इसलिए जबकि कुछ लोगों ने सोचा कि लेफ्टिनेंट के करीब पहुंचना एक उपलब्धि थी, दूसरों को यकीन था कि मैथ्यू ने अपनी कब्र खोदी थी। अगर वह कल विफल हो गया, तो लेफ्टिनेंट की धमकी खाली शब्द नहीं होगी। अति आत्मविश्वास के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। मैथ्यू एक प्लेट के लिए पहुंचा, घूरने और उनके चारों ओर फुसफुसाने से बेपरवाह था। उसे वही मिला जिसके लिए वह आया था, लेफ्टिनेंट तक पहुंच और खुद को साबित करने का अवसर। मैथ्यू ने पहले अभयारण्य में रात बिताई। लेफ्टिनेंट ने व्यक्तिगत रूप से उसे अपनी बड़ी हवेली में सोने के लिए आमंत्रित किया था। मैथ्यू ने निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया और रुकने का फैसला किया। पृथ्वी पर उनके नए अपार्टमेंट की तुलना में परिस्थितियां अच्छी थीं। आधार मानकों में कमरे को एक विलासिता माना जाता था और कुछ लोगों को इसका अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त था। अगले दिन मैथ्यू और लेफ्टिनेंट के साथ दिग्गजों का समूह बेस गेट के बाहर इकट्ठा हुआ था। सुबह की रोशनी इकट्ठे समूह पर थी क्योंकि वे प्रस्थान की तैयारी कर रहे थे। मैथ्यू को उन घोड़ों में से एक की सवारी करने के लिए मजबूर किया गया था जो एक अनुभवी के थे क्योंकि उनके पास खुद एक नहीं था। जानवर 8 स्तर का था, यात्रा के लिए पर्याप्त मजबूत था लेकिन कुछ भी प्रभावशाली नहीं था। जबकि मैथ्यू अपना खुद का माउंट खरीद सकता था, एक सभ्य के लिए इसकी कीमत लगभग $60,000 होती। उसने परेशान नहीं किया, यह पैसे की बर्बादी थी क्योंकि उसने जल्द ही एक गाड़ी को एक बड़े आधार की ओर ले जाने की योजना बनाई थी। एक घोड़े में निवेश करना जो वह शायद कुछ दिनों के लिए उपयोग करेगा, इसका कोई व्यावहारिक मतलब नहीं था। इसलिए उन्होंने बिना किसी शिकायत के व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। लेफ्टिनेंट और अन्य दिग्गजों के अनुसार, जहां एल्क को आखिरी बार देखा गया था, वहां की यात्रा में लगभग एक दिन की यात्रा होगी। उनके पास यात्रा के लगभग आधे रास्ते में एक विशिष्ट चौकी थी जहां वे घोड़ों को आराम देने और जारी रखने से पहले खाने के लिए रुकते थे। मैथ्यू को इससे कोई समस्या नहीं थी। एक दिन की यात्रा उन 3 महीनों की तुलना में कुछ भी नहीं थी जो उसने जमे हुए दायरे में बिताए थे। और समय उसे दिग्गजों का निरीक्षण करने, उनकी रणनीति को समझने और उन्हें कुछ और जानने का मौका देगा। सब कुछ व्यवस्थित होने के साथ समूह चला गया। लेफ्टिनेंट सबसे आगे की ओर सवार हुआ, उसकी मुद्रा शिथिल थी लेकिन उसकी आंखें लगातार उनके परिवेश को स्कैन कर रही थीं। दिग्गज ढीले गठन में फैल गए, खतरों पर प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त दूरी बनाए रखते हुए, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त करीब रहते हुए। मैथ्यू समूह के बीच के पास सवार हुआ, मार्कस के साथ एक माउंट साझा कर रहा था, जिसने एक रात पहले उसे मुक्का मारने की कोशिश की थी। उस आदमी ने माफी नहीं मांगी थी, लेकिन मैथ्यू की ताकत को देखने के बाद उसका रवैया शत्रुतापूर्ण से सावधान सम्मानजनक हो गया था। उन्होंने पहले कुछ घंटों के लिए सापेक्ष मौन में यात्रा की, केवल खुरों की स्थिर लय और अभयारण्य की अजीब वनस्पतियों के माध्यम से हवा की कभी कभी सरसराहट की आवाज सुनाई देती थी। अंत में दिग्गजों में से एक ने चुप्पी तोड़ी। तो नवागंतुक, उसने मैथ्यू को वापस बुलाया। वह अपने शुरुआती 30वें दशक में एक महिला थी, जिसके छोटे कटे हुए बाल थे और उसकी पीठ पर एक धनुष बंधा हुआ था। आपको क्या लगता है कि आप कुछ ऐसा पकड़ सकते हैं जिसे हम 3 सप्ताह से शिकार कर रहे हैं? अन्य दिग्गजों ने स्पष्ट रूप से उनके उत्तर में रुचि दिखाई। मैथ्यू ने अपनी प्रतिक्रिया पर विचार किया। आप हर बार इसे उसी तरह शिकार कर रहे हैं। एक ही दृष्टिकोण, एक ही रणनीति, एक ही मार्ग। एल्क ने आपके पैटर्न सीख लिए हैं। यह जानता है कि आप कब आ रहे हैं और आपसे कैसे बचना है। और आप वही गलती नहीं करेंगे? महिला ने पूछा, उसका स्वर संदेहपूर्ण था। मेरे पास अभी तक सीखने के लिए पैटर्न नहीं है, यह नया होने का फायदा है। मैथ्यू ने सरलता से उत्तर दिया। लेफ्टिनेंट ने अपने कंधे पर पीछे मुड़कर देखा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति ने सुझाव दिया कि उसने उत्तर को मंजूरी दे दी।
जैसे जैसे सूरज आकाश में ऊंचा चढ़ता गया, उन्होंने सवारी करना जारी रखा। जैसे जैसे वे कम यात्रा वाले क्षेत्रों में गहराई तक चले गए, परिदृश्य धीरे धीरे उनके चारों ओर बदल गया। हम द ग्रेट क्लीव वैली के पास पहुंच रहे हैं, सामने के दिग्गजों में से एक ने पुकारा। उसकी आवाज पूरे समूह में थी।